भैया हम गेनर से पैसे लेके सेक्रीफाइजर को दे देंगे, लेकिन कितना अमाउंट, ये अमाउंट कितना होगा। क्वेश्चन लेके आया हूं बिल्कुल कतई मेन एग्जाम में जो आया था 2026 में मार्च के महीने में दिल्ली में। और जब पार्टनर्स के बीच की इकोनॉमिकल रिलेशनशिप चेंज होती है उसी को हम प्यार से बोलते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि किसको कितना फायदा हो रहा है, किसको कितना घाटा हो रहा है। जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा कितना नहीं होगा वो डिपेंड करता है क्लेम पे। ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिवम लोटवानी अकाउंटेंसी। भाई आया है सिखा के जाएगा। यार बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिला मेरे इस यूट्यूब चैनल को और बहुत डिमांड आई थी बच्चों की कि भैया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वीडियो कहां है, आ क्यों नहीं रही है। तो भाई आ गया ये चैप्टर प्यारा सा जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कक्षा 12वीं का चैप्टर है, पार्टनरशिप वाली किताब का तीसरा चैप्टर है। इस चैप्टर की नॉलेज जो है वो आपको इस चैप्टर में तो फायदा देगी ही, और आने वाले 3 चैप्टर और यानी कि 4 चैप्टर पक्के हो जाएंगे अगर इस चैप्टर में आपने बढ़िया तरीके से काम कर लिया तो। वीडियो को अननेसेसरी लंबा नहीं बनाऊंगा, छोटे टाइम ड्यूरेशन में ज्यादा नॉलेज पास ऑन करने की कोशिश करूंगा। भाई आया है सिखा के जाएगा, आपका अपना आपके घर का यूट्यूब चैनल है। आई एम सो सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया मैं इस वीडियो को डालने में, पर अब आ गई है तो देख लो ना यार, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो चुपचाप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो भाई, तो भैया मेरा नाम आपको पता ही है शिवम लोटवानी, वो तो चैनल का भी नाम है। आज क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि भैया रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के मतलब के ऊपर, सीबीएसई में भी सीयूटी में भी। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लेंगे। और चेंज कभी भी अगर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। और इस चैप्टर में आपको क्योंकि फॉर्मेट्स, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, जर्नल एंट्रीज ये सब करनी पड़ेंगी, तो अगर आपके पास वक्त है तो आप फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और गुडविल वाला चैप्टर जो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोडेड है आप उसे भी देख लेना, ठीक है ना। और अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट है, यानी यही आ रहा है अगर सिर्फ आपके यूटी में, तो ये देख लो तो भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं भैया आगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। भैया देखिए, पार्टनरशिप के रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनर्स की रिलेशनशिप चेंज हो रही है, पार्टनर्स की आपस में जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो रही है, इकोनॉमिकल रिलेशनशिप चेंज हो रही है। ये नहीं कि पहले वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते थे अब नहीं करते, ऐसी वाली रिलेशनशिप नहीं, इकोनॉमिकल रिलेशनशिप चेंज हो रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्टनर्स के बीच की इकोनॉमिकल रिलेशनशिप के चेंज होने को ही हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सर कब कब होती है पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन, कब कब होता है? पहला, जब जितने पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लें, या उनमें से कुछ लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लें, इकोनॉमिकल रिलेशनशिप चेंज हो गई। या फिर 2 पार्टनर्स थे, तीसरे को एडमिट कर लिया, इकोनॉमिकल रिलेशनशिप चेंज हो गई, अब इन दोनों को उतना नहीं मिलेगा जितना पहले मिलता था क्योंकि 3 लोग हो गए। या फिर पहले 3 थे, एक को रिटायर कर दिया, इकोनॉमिकल रिलेशनशिप चेंज हो गई। पहले 3 थे, एक को मार दिया या वो खुद मर गया, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इकोनॉमिकल रिलेशनशिप चेंज हो गई। और जब जब पार्टनर्स के बीच की इकोनॉमिकल रिलेशनशिप चेंज होती है उसी को हम प्यार से बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैं आपको बता दूं, जब फर्म को ही आप बंद कर रहे हो, फर्म पे ही ताला लगा रहे हो, डिसोल्यूशन कर रहे हो फर्म का, तो फिर उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं बोलते। तो भैया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन का पहला एग्जांपल है जो कि आप करंट चैप्टर में पढ़ते हो, चैप्टर 3। रिकॉन्स्टिट्यूशन का अगला एग्जांपल है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो कि चैप्टर 4 में पढ़ाऊंगा आपको। अगला है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जो उससे अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। और फिर है डेथ ऑफ अ पार्टनर तो जो उससे अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। एक और एग्जांपल है अमेलगेमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म्स। 2 पार्टनरशिप फर्म्स थी अलग अलग, इसमें काम करते थे ए और बी, इसमें काम करते थे एक्स और वाई, सभी मिल गए, तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। तो सर पार्टनर्स, क्योंकि हमारा करंट चैप्टर जो है वो ये है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज क्यों कर रहे हैं, हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बस ये देखना है कि अगर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका क्या इंपैक्ट आएगा, यानी अकाउंटेंट को अपनी ड्यूटी कैसे निभानी है उस केस में। दोस्तों आगे चलते हैं। तो भैया मैं आपको बता दूं, ये जो नोट्स है ना, ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये मेरी बहुत साल पहले की मेहनत है, और ये पीडीएफ के मामले में, पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, एब्सोल्युटली। पूरी वीडियो के अंदर जो भी नोट्स होंगे फ्री मिल जाएंगे आपको। बस करना क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डलवा दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करना, आपको ऐप खुल जाएगी और ऐप में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे एब्सोल्युटली फ्री। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी होगा पार्टनरशिप फर्म का, और रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के और भी एग्जांपल्स हैं, क्या, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जो आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन चेंज इन पीएसआर हमारा करंट चैप्टर है, पीएसआर पीएसआर बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा
तो आपको 3 काम करने हैं, बस 3 बातें करनी है। इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट कॉम्पेंसेशन, दूसरा पार्ट ओल्ड आइटम्स और तीसरा पार्ट रिवैल्यूएशन। 3 काम करने हैं, कॉम्पेंसेशन, ओल्ड आइटम्स, रिवैल्यूएशन। और हर चैप्टर में यही होगा, जितने भी चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं। बोलो मेरे साथ साथ, कॉम्पेंसेशन, ओल्ड आइटम्स, रिवैल्यूएशन। कॉम्पेंसेशन, ओल्ड आइटम्स, रिवैल्यूएशन, 3 काम करने हैं आपको। कमेंट्स में टाइप कर दो ताकि भूलो नहीं, ठीक है। और ये भी टाइप कर दो कि भाई आया है, सिखा के जाएगा। तो भैया कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या है? जाहिर है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलेगी तो किसी को उसका फायदा होगा, किसी को घाटा होगा, कोई गेन करेगा, कोई सैक्रिफाइस करेगा। तो जो गेन करेगा उससे पैसे लेकर सैक्रिफाइजर को देना है। वन टाइम कॉम्पेंसेशन है, ये मुआवजा है, क्योंकि गेनर अगर गेन कर रहा है तो सैक्रिफाइजर की वजह से ही कर रहा है। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा आपको ये चेक करना है कि कहीं कुछ ओल्ड आइटम्स तो नहीं है, पुराने कुछ गुल्लक तो नहीं पड़ी हुई, कोई रिजर्व तो नहीं पड़ा हुआ, पुराना कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस तो नहीं पड़ा हुआ, कोई पुरानी गुडविल तो नहीं पड़ी हुई, परचेज्ड गुडविल जिसको हम बोलते हैं। इन सारे आइटम्स को बांट बूट के खत्म कर देना है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने जा रही है। अगर गुल्लक बनाते वक्त आपका रेशो 3:2 था और अब आपका रेशो कुछ और होने जा रहा है, तो इससे पहले कि रेशो चेंज हो आप उस गुल्लक को तोड़ दो, ओल्ड आइटम्स। और तीसरा, रीवैल्यूएशन करा लो अपनी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज का। क्या पता लैंड जो आपने 10 लाख का दिखा रखा है वो 10 करोड़ का हो गया हो। तो उस फायदे का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशो में होना चाहिए? पुरानी वाली रेशो में, क्योंकि लैंड इतने साल से पड़ा हुआ था हमारे पास, तो कौन सी रेशो एप्लीकेबल थी? पुरानी रेशो, ओल्ड रेशो। 3 काम करने हैं सर आपको। तो अब क्या करना है इस पूरी वीडियो के अंदर? इसको अभी के लिए भूल जाओ, इसको भी अभी के लिए भूल जाओ। पहले एक काम करना सीखो, डिवीजन ऑफ वर्क। मेरे चाचा हेनरी फेयोल ने समझाया था, डिवीजन ऑफ वर्क। जब काम ज्यादा हो तो उसको डिवाइड कर दो, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क लेड्स टू स्पेशलाइजेशन, है ना जी। आइए सर कॉम्पेंसेशन पे बातें कर लेते हैं। देखो भैया, ये है सर कॉम्पेंसेशन की कहानी। और इससे पहले कि मैं कॉम्पेंसेशन पे बातें करूं, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि किसको कितना फायदा हो रहा है, किसको कितना घाटा हो रहा है। तो उसके सामने एक क्वेश्चन है आपके सामने। तो भैया ऐसा है कि आपके सामने क्वेश्चन है, सोनू ते टीटू ते स्वीटी। सोनू ते टीटू ते स्वीटी, ये 3 पार्टनर्स थे, इनका रेशो 3:1 था। और अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इट वाज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। नए साल वाले दिन, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नए साल वाले दिन इन्होंने कहा यार रेशो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। पहले 3:1 था, अब बोला कि अब हम रेशो इक्वल कर लेंगे, सबका बराबर बराबर। तो हमें हर एक पार्टनर का कितना फायदा हुआ या कितना घाटा हुआ यह कैलकुलेट करना है इस चेंज की वजह से। तो मैं आपको बता दूं कि किसको कितना घाटा हुआ या किसको कितना फायदा हुआ, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रही है बात? देखो सर, सैक्रिफाइस्ड शेयर को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? किसी भी पार्टनर का आपको ओल्ड शेयर लिखना है और उसमें से उस पार्टनर का न्यू शेयर माइनस कर देना है। भाई पहले किसी को सैलरी मिलती थी 50,000 रुपए, अब मिल रही है 40,000 रुपए, 10,000 रुपए का घाटा हो गया ना। तो ऐसे ही इसको फ्रैक्शन में शेयर के टर्म्स में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सैक्रिफाइस्ड शेयर का फॉर्मूला ये अप्लाई कर दो। सर अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं और ओल्ड शेयर किसी का अगर कम है, न्यू शेयर ज्यादा है, तो आंसर माइनस में हो जाएगा। तो समझ जाइयो कि उस बंदे को सैक्रिफाइस नहीं हो रहा, गेन हो रहा है। और आंसर अगर 0 हो गया तो समझ जाइयो कि ना उसको सैक्रिफाइस हो रहा है ना उसको गेन हो रहा है। ऐसी क्या बात है यार, इतने कितना क्या सोचना है यार। अब जरा ये कैलकुलेट करते हैं। ये हमारी कैलकुलेशन वाली स्लाइड है जिसपे आपको अपने भाई का छोटा सा डायग्राम भी दिख रहा है ऊपर, ठीक है ना। तो आइए जरा सैक्रिफाइस्ड शेयर कैलकुलेट करते हैं तीनों लोगों का, ठीक है ना। क्या क्या पार्टनर्स के नाम है? सोनू, टीटू और स्वीटी। सोनू, टीटू, स्वीटी, ये 3 पार्टनर्स हैं भाई। इन तीनों का ही पुराना शेयर सबसे पहले हम लिखेंगे। सर पुराना शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे? 3/6, 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है भाई, लिख देते हैं यहां पर 3/6, 2/6, 1/6। सिंपल मैथमेटिक्स है बिल्कुल। इसमें से हमें माइनस करना है इनका न्यू शेयर, तीनों का ही क्या है? इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है भाई? 1:1:1। इसका मतलब क्या होता है भाई? 1/3, 1/3, 1/3। लो, -1/3, 1/3 एंड 1/3। अब जो मैथ्स में स्मार्ट है बच्चे, वो इस बात को समझते होंगे कि 1/3 लिखो या 2/6 लिखो, एक ही बात है।
2/6 लिखने से फायदा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, थोड़ा जल्दी कट जाएगा, तो काट के आपका आंसर आ जाएगा 1/6। इधर आपका आंसर आ जाएगा 0, इधर आपका आंसर आएगा माइनस का 1/6, माइनस का 1/6। ठीक है, वरना एलसीएम ले लो भाई, 6 और 3 का एलसीएम 6 होता है, इस तरह से कर लो, है ना। तो भैया यहां पर क्या हुआ कि मैंने, अच्छा फॉर्मूला मैंने कौन सा अप्लाई करा बेटा, सैक्रिफाइस्ड शेयर का फॉर्मूला अप्लाई करा, यानी तीनों के ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करा। तो इसका आंसर तो पॉजिटिवली आया, बट इसका आंसर नेगेटिवली आया। मतलब ये कि ये बंदा सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा, बंदा नहीं बंदी, स्वीटी ये सैक्रिफाइस नहीं कर रही, ये गेन कर रही है। तो 1/6 जो है वो स्वीटी का सैक्रिफाइस्ड शेयर नहीं है, क्या है, गेन्ड शेयर। क्या है बेटा, गेन्ड शेयर। ठीक है, और इसका 1/6 क्या है, सैक्रिफाइस्ड शेयर, सैक्रिफाइस्ड शेयर। क्लियर। तो सर क्या हम फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी अप्लाई कर सकते थे, हाँ बिल्कुल, आप उल्टा भी अप्लाई कर सकते थे। तो अगर सैक्रिफाइस्ड शेयर का फॉर्मूला ये है, तो फिर इसका उल्टा फॉर्मूला जो है वो किसका हो जाता है, वो गेन्ड शेयर का हो जाता है। पर मैं गेन्ड शेयर का फॉर्मूला अप्लाई करता नहीं, मुझे सुनने में पढ़ने में अजीब सा लगता है गेन्ड शेयर, इसलिए मैं सैक्रिफाइस्ड शेयर बोलता हूं उसको। तो गेन्ड शेयर का फॉर्मूला उल्टा हो जाता है बेटा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, और एक बात याद रहे कि एक फर्म के अंदर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, तो जितना टोटल सैक्रिफाइस होगा उतना ही टोटल गेन होगा। ठीक है, अगर ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे होते, पहला पार्टनर दूसरा पार्टनर दोनों सैक्रिफाइस कर रहे होते, तो उन दोनों के सैक्रिफाइस के बराबर गेन हो रहा होता तीसरे पार्टनर को। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है कोई। याद दिला देता हूं तुझे वापस, क्योंकि तू भूलता बहुत जल्दी है। 3 काम, पहला काम कॉम्पनसेशन, दूसरा तीसरा काम भूल जाने का। कॉम्पनसेशन वाला काम करना सीखते हैं सर। ये आपके सामने कॉम्पनसेशन वाली स्लाइड आ गई है। भैया ऐसा है, अगर गेनिंग पार्टनर को गेन हो रहा है ना, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसके बदले में कोई बेचारा सैक्रिफाइस कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर का ये फर्ज बनता है कि वो एक वन टाइम पेमेंट पे करे, किसको, सैक्रिफाइस वाले बंदे को। और वो वन टाइम पेमेंट देने को ही हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन। लिखा है व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अ कॉम्पनसेशन विल बी पेबल बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और गेनर है, सैक्रिफाइजर है, जो भी पार्टनर है, सबके कैपिटल अकाउंट्स मौजूद हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, सबके कैपिटल अकाउंट्स हैं। कैपिटल अकाउंट का रूल क्या होता है, कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट, कम होने पर डेबिट। ये सब पढ़ा दिया था आपको 11th क्लास में आपके टीचर ने, या तो मैंने या किसी और ने। तो भैया गेनर की कैपिटल को कम कर दो, गेनर की जेब में हाथ डाल के नहीं पैसे निकाल लेना, अकाउंटेंट है, चोर का बच्चा नहीं है। गेनर का कैपिटल अकाउंट है ऑलरेडी, तो गेनर के कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकालकर सैक्रिफाइजर के कैपिटल अकाउंट में डालना है। तो गेनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और सैक्रिफाइजर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। नरेशन बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर गुडविल। असल में ये कॉम्पनसेशन क्यों दी जा रही है, क्योंकि बहुत साल पहले से जो गुडविल तैयार हुई है फर्म की, बहुत साल से जो गुडविल तैयार हुई है फर्म की, वो पुरानी रेशो में तैयार हुई है। अब रेशो चेंज हो जाएगी। आज से 10 साल बाद अगर हम धंधा ही बंद कर दें और हम अपनी गुडविल को बेच दें, तो फिर उसका जो भी फायदा होगा वो न्यू रेशो में बटेगा, जबकि गुडविल तैयार ओल्ड रेशो में हो रही थी। तो इसकी एडजस्टमेंट हो रही है बेसिकली। बहुत ज्यादा डीपली मत सोचो। अच्छा अमाउंट कितना होगा, ये भी तो सोचने वाली बात है। अरे भैया हम गेनर से पैसे लेके सैक्रिफाइजर को दे देंगे, लेकिन कितना अमाउंट, ये अमाउंट कितना होगा। तो अमाउंट निकालना 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको, जस्ट ओनली 1 मिनट। सर गेनिंग पार्टनर कितना कॉम्पनसेट करेगा, इसको निकालने का तरीका, फर्म की गुडविल उठा लो, प्रेजेंट वाली, आज वाली गुडविल जो आज की रेट में है, और आज की रेट में गुडविल निकालना नहीं आता तो मेरा प्रीवियस वन शॉट देख लो गुडविल वाला ही। तो फर्म की प्रेजेंट गुडविल उठा लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो गेन्ड शेयर से, जितना भी गेनर ने गेन करा है, न्यू रेशो नहीं, ओल्ड रेशो नहीं, जितना गेन करा है उतना। और सैक्रिफाइजर को कितना मिलेगा ये निकालना है, तो अगेन फर्म की गुडविल उठा लो प्रेजेंट वाली और उसको मल्टीप्लाई कर दो सैक्रिफाइस्ड शेयर से। सर मजा नहीं आएगा, अब आएगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। और जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो आपके सामने ये रहा, आराम से। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, रेशो इनका पहले था 5:4:1। अब इनके अंदर पता नहीं क्या चुल मची कि इन्होंने कहा कि भाई रेशो 1 अप्रैल 2026 से हो जाना चाहिए 9:6:5। म्यूचुअल डिस्कशन है इनका, कोई बात नहीं, कर लो भाई चेंज। और जिस दिन ये रेशो चेंज की गई, उस दिन जब फर्म की गुडविल निकाली गई, लिखा ना वैल्यूड एट 1 लाख रुपए। आज की डेट में फर्म की गुडविल 1 लाख है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। भाड़ में गई जर्नल एंट्री, पहले कैलकुलेट कर लो कि किसको कितना फायदा तो किसको कितना घाटा हो रहा है।
तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस, हर किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस। सर हर किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस है, हर कोई तो सैक्रिफाइस कर ही नहीं सकता। तो पता है ना तुझे, फिर पता है ना ये बात तुझे, तो एक काम कर, फॉर्मूला सैक्रिफाइस का ही अप्लाई कर, और आंसर अगर माइनस में आ जाए किसी का तो समझ जाइयो कि वो गेन कर रहा है ना। तो सैक्रिफाइस्ड शेयर का फार्मूला बोलना यार, बोलना यार मेरे बच्चे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तीनों के नाम लिखो, ए बी सी, तीनों के ओल्ड शेयर्स लिखो। ओल्ड शेयर बता बेटा क्या बना, 5 4 9 और 1 10 के हिसाब से 5/10, 4/10, 1/10, 5/10, 4/10, 1/10। और न्यू शेयर 9 6 15 और 5 20 के हिसाब से 9/20 इसका है, 6/20 इसका है, और 5/20 इसका है। सर मुझे एलसीएम लेना नहीं आता, कोई बात नहीं भाई, अब क्या करें, तेरे को छोटा भाई या छोटी बहन मैंने मान लिया तो मैं फंस गया, आप सिखाऊंगा क्या करें। बेटा 10 और 20, कोई ऐसी संख्या जो 10 और 20 दोनों से डिविजिबल हो। हाँ 20, छोटी से छोटी संख्या सोचनी है, 2 करोड़ भी लिख दोगे तो वो डिवाइड तो वो भी हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या 10 जो है वो 20 को कहां डिवाइड करता है, 2 पे, 10 2 20, और फिर उस 2 को न्यूमरेटर यानी 5 से मल्टीप्लाई करो 10। 20 20 को कब डिवाइड करता है, 1 पे, 20 के टेल में 21 पे आता है, तो 1 9 9। आंसर आया जी 1/20, पॉजिटिव आया, यानी सैक्रिफाइस हो रहा है इधर। अब फटाफट, अब यहां पर 10 को अगर मैं 20 मान लूं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर फिर 8 बन जाएगा, और 8 - 6 2/20। भाई साहब ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। यहां पर -3/20 आ रहा है आंसर, यानी ये बंदा क्या कर रहा है, गेन। और इस बंदे ने कितना शेयर गेन करा है, 3/20। सर माइनस तो बोल दो, अबे गेन जब बोल रहा हूं तो माइनस बोलने की जरूरत है। और आपने देखा कि जितना इसने सैक्रिफाइस करा और इतने सैक्रिफाइस करा, इन दोनों के सैक्रिफाइस के बराबर ही इसका गेन है, हाँ या ना। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि कॉम्पनसेशन वाला काम आपको करना है, क्योंकि फर्म की गुडविल गिवन है। कौन किसको कॉम्पनसेट करेगा, गेनर कॉम्पनसेट करेगा सैक्रिफाइसर को। गेनर कौन है, कौन है, सी। तो सी विल कॉम्पनसेट टू बी ऑल्सो एंड ए ऑल्सो, ठीक है। अब कैसे कैसे कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करेंगे, आ जाइए जरा। सी विल कॉम्पेंसेट, कोई भी पार्टनर जो गेन करता है वो कितना कॉम्पनसेट करता है, आराम से देख ले बेटा, पीछे बताया हुआ है मैंने, रो मत, ये देख। गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट किस हिसाब से, फर्म की गुडविल लिखनी है, और जितना गेनर ने गेन करा है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। सर हमारे एग्जांपल के अंदर फर्म की गुडविल 1 लाख है, और गेनर ने गेन करा है 3/20, तो भैया 1 लाख लिखना है फर्म की गुडविल, और उसको मल्टीप्लाई करना है गेनर के गेन से, विच इज 3/20। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा, 15,000 रुपए। समझ में आया बेटा, 15,000 रुपए सी की जेब से ले लेने, क्योंकि उसने गेन करा है। और ये 15,000 किसको मिलेंगे, ऑफ कोर्स ए और बी को मिलेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, ए विल गेट, बी विल गेट। अब ए और बी को कितना कितना मिलेगा, आराम से, ये भी फर्म की गुडविल के बेसिस पर ही कैलकुलेट होगा। तो क्या करना है आपको, अगेन 1 लाख रुपए लिखना है, यहां पर भी 1 लाख रुपए लिखना है। सैक्रिफाइजर को कितना मिलेगा उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल लिख के मल्टीप्लाई करना है सैक्रिफाइजर के सैक्रिफाइस्ड शेयर से। दोनों का सैक्रिफाइस्ड शेयर कितना था, ए का 1/20, बी का 2/20। तो यहां मल्टीप्लाई होगा 1/20 से, इधर मल्टीप्लाई होगा 2/20 से, तो यहां आंसर आएगा 5,000 रुपए, और यहां आंसर आएगा जी 10,000 रुपए। बोलो जर्नल एंट्री बन गई कि नहीं बन गई। सी से लेने 15,000, इन दोनों को देने हैं गरीबों को 5 और 10। सर और कोई शॉर्टकट बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था। एक बार अगर आपने निकाल लिया कि गेनर से 15,000 लेने वाले हैं अपन, जो सिंगल पार्टनर है जो गेन कर रहा है उससे निकाल लो कितने निकल वाले उसकी जेब से, कितने लेने वाले हो आप उसकी जेब से, ठीक है। तो 15,000 जब आपने ले लिया तो ऑफकोर्स ये ए और बी को ही मिलेगा, और जिस हिसाब से इन्होंने सैक्रिफाइस करा होगा उस हिसाब से मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं, एक तो होता है सैक्रिफाइस्ड शेयर, एक होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं आपको बताता हूं इन दोनों ने कितना सैक्रिफाइस करा, 1/20 2/20, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सेम होना चाहिए, है ना। अब भूल जाओ डिनोमिनेटर, अब न्यूमरेटर देखो कितना है, 1:2। मैं सैक्रिफाइस्ड शेयर की शक्ल देख रहा हूं और वो भी न्यूमरेटर देख रहा हूं 1:2, यानी कि जो दो गरीब हैं वो इस रेशो में घाटा खा रहे हैं बेचारे,
तो इसको सैक्रिफाइस्ड शेयर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या बोलते हैं बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया कि गेनर से आप कितना लेने वाले हो, उसे आप डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देते 1:2 में, तो भी 5 और 10 आ जाता, तो फिर आपकी ये वाली कहानी बच जाती। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, करवाएगा भाई। क्लियर हो गई? अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी सर? जल्दी बोलो, जर्नल एंट्री कैसे बनेगी सर? गेनर से लेना है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री मैंने क्या बनाई है? गेनर टू सैक्रिफाइजर, गेनर टू सैक्रिफाइजर। कॉम्पनसेशन के लिए, प्रेजेंट गुडविल के लिए जर्नल एंट्री कोई पूछे सीधा क्या बनेगी? गेनर टू सैक्रिफाइजर। नरेशन बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, पास्ट, खत्म हो गई बात। और गुडविल भी लिख सकते हो आप। सर कितना लिया आपने सी की जेब से? 15,000। इनको कितना दिया? 5,000 और 10,000। यही था, 15, 5, 10। ठीक है जी। और ये सारी कार्रवाई कब हुई है सर? ये हुई है 2026 में, अप्रैल की 1 तारीख को। लो भाई, बन गई जर्नल एंट्री। ठीक है, और आगे चलें, और आगे चलते हैं। अब मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम हो स्मार्ट बच्चे, तुम कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं हो। क्वेश्चन लेके आया हूं बिल्कुल कतई मेन एग्जाम में जो आया था 2026 में, मार्च के महीने में, दिल्ली में। सेट नंबर 3 का क्वेश्चन है आपके सामने। सर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जी, कबीर, दिव्या और मंशा, ये 3 पार्टनर्स हैं। रेशो इनका 5:1 है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, 1 नंबर ही क्वेश्चन है। रेशो इनका 5:1 है और 1 अप्रैल 2025 से इन्होंने रेशो डिसाइड करके 4:1:5 बना लिया। समझ रहे हो? वो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। गुडविल फर्म की गिवन है कितनी? 3 लाख रुपए। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है सर, मुझे आंखों से पढ़ के समझ में आ रहा है कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल है। 5, 4, 9 और 1, 10। यहां भी 5, 4, 9 और 1, 10। क्लियर? तो पहले कबीर फर्स्ट पार्टनर को 5 मिलता था, अब कितना मिल रहा है? 4। यानी सैक्रिफाइजर है कबीर, और सैक्रिफाइजर्स को मिलता है कॉम्पनसेशन, यानी सैक्रिफाइजर्स क्रेडिट हो रहे होते हैं, क्रेडिट। कबीर क्रेडिट होना चाहिए। तो हर वो जर्नल एंट्री जिसमें कबीर डेबिट हो रहा है, वो जर्नल एंट्री फरेबी हो गई, धोखेबाजी वाली बात हो गई। क्योंकि कबीर ने सैक्रिफाइस करा है तो कबीर शुड गेट, एंड टू गेट ही शुड बी क्रेडिटेड। कबीर क्रेडिट नहीं हो रहा यहां पर, यह जनरल एंट्री खत्म। यहां पर भी कबीर क्रेडिट नहीं हो रहा, यह जनरल एंट्री खत्म। 2 जनरल एंट्री खत्म हो गई। अब बची हमारे पास 2। ठीक है, अब यहां पर आप अमाउंट के हिसाब से खेलोगे। ठीक है ना? सिर्फ एक बंदे का कैलकुलेट कर लो, सिर्फ कबीर के बेसिस पे कैलकुलेशन हो जाएगी। कबीर सैक्रिफाइस कर रहा है, अब ये बता दो कितना कर रहा है। ओल्ड शेयर था 5/10, न्यू है 4/10, यानी 1/10 उसने सैक्रिफाइस कर दिया। तो बस उसके द्वारा किए गए सैक्रिफाइस यानी 1/10 को मल्टीप्लाई करना है फर्म की गुडविल से, जो कि है 3 लाख। तो आंसर आएगा 30,000। यानी कबीर शुड बी गेटिंग 30,000। इधर कबीर इज गेटिंग 75, इधर कबीर इज गेटिंग 30। तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। सी पार्ट इज द राइट आंसर। इस तरह से फटाफट से क्वेश्चन करना होता है एमसीक्यू में, मेन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। और जो इस तरह के पैतरे होते हैं या और इस तरह के क्वेश्चंस मैं अपने पेड बैचेस, मैं पीडब्ल्यू में भी पढ़ाता हूं, तो वहां मैं अपने पेड बैचेस में बताता रहता हूं बच्चों को। ठीक है ना? और सेम यूट्यूब चैनल पर लाइव सेशंस वगैरह, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, पता नहीं कब, कौन से महीने, कौन से साल में आप ये वीडियो देख रहे हो, तो लाइव सेशंस भी होते रहते हैं यार। ठीक है ना? तो बोलो कॉम्पनसेशन वाली चीज क्लियर? तो भैया आपका एक पड़ाव कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो का। कमेंट सेक्शन में चले जाओ और लिख दो भाई आया है सिखा के जाएगा। मैं पानी पी लेता हूं। अगला पड़ाव होता है बेटा ओल्ड आइटम्स। सर क्या होते हैं ये ओल्ड आइटम्स? भैया ऐसा है, कुछ हमारी पुरानी गुल्लकें पड़ी होती हैं। कोई जनरल रिजर्व है, कोई कॉन्टिजेंसी रिजर्व है, वॉकमैन कॉम्बिनेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है ये बताऊंगा। कई बार पी&एल अकाउंट में पैसा बच जाता है। पी&एल अकाउंट का सारा पैसा हम बांट बूट के खत्म नहीं कर देते, कई बार हम छोड़ देते हैं उसमें। तो पी&एल अकाउंट का पैसा अगर आपको लायबिलिटी साइड में दिखे तो मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, और अगर यहां दिखे तो मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ना बांटा गया लॉस है। गुडविल, सर बैलेंस शीट के अंदर अगर गुडविल पाई जाए तो वो हमारी बनाई हुई, हमारी क्रिएट की हुई गुडविल नहीं है, वो ओल्ड गुडविल यानी परचेज्ड गुडविल है।
ये वो गुडविल है जो हमने शायद किसी का कोई धंधा एक्वायर करा होगा तो उसकी गुडविल हमारे पास आ गई होगी, ये किसी काम की गुडविल नहीं है। तो ये नुकसान है बेसिकली। तो इससे पहले कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो, हमें हमारे पुराने फायदे और पुराने नुकसान सबको बांट बूट के खत्म कर देना होता है, खलास कर देना होता है। जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल चीजें हैं जो बटेंगी, जो ओल्ड आइटम्स कहलाते हैं, वो सब यहां पर इस बैलेंस शीट में डाल के लाया हूं। ठीक है ना? तो वेनेवर देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑल दी ओल्ड आइटम्स जिसमें रिजर्व्स हो जाते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लॉसेस हो जाते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हो जाती हैं, इन सभी आइटम्स को या तो आपको कर देना डिस्ट्रीब्यूट या तो आपको कर देना राइट ऑफ। डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं उनको जो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, राइट ऑफ हम उनको करते हैं जो डेबिट बैलेंसेस होते हैं। डेबिट बैलेंसेस वो होते हैं जो एसेट साइड में पाए जाते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस वो हो जाते हैं लायबिलिटी साइड में पाए जाते हैं। ये सभी पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यहां गेनर और सैक्रिफाइजर वाली कलाकारी नहीं लगानी है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगा। ठीक है सर, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा बताता हूं। सर जब आप क्रेडिट बैलेंसेस की बात करते हैं जो लायबिलिटी साइड में पाए गए थे, ये वाले आइटम्स, ये सब क्रेडिट आइटम्स हैं, तो इनको खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट, और बदले में पार्टनर्स हो जाएंगे क्रेडिट, क्योंकि उनको मिल रहा है, पुराने फायदे हैं ये, और फायदे मिलेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, पार्टनर्स हो जाएंगे क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंसेस को बांटने के लिए आइटम्स हो जाएंगे सारे डेबिट डेबिट डेबिट, और सारे के सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ओल्ड रेशो के अंदर होगा ये काम। लेकिन एक बात बता दूं, ये जो इंप्लॉइज का प्रोविडेंट फंड है, इसके ऊपर मैं कांटा लगा रहा हूं, कांटा, कांटा लगा, हाय लगा, कांटा लगा दिया मैंने। इंप्लॉइज का प्रोविडेंट फंड जो है वो इंप्लॉइज का पैसा है, इंप्लॉइज का पैसा है, यानी वो पार्टनर्स का नहीं है, वो अपने यहां काम करने वाले इंप्लॉइज का पैसा है। उसे गलती से भी मत बांट देना, इंप्लॉइज आपको बहुत गंदी गालियां देंगे। ठीक है? तो प्रोविडेंट फंड, क्योंकि कई बार सिर्फ प्रोविडेंट फंड लिखा होता है, तो समझ जाना उसे छेड़ना ही नहीं है। ठीक है ना? वो छेड़ना ही नहीं। ठीक है? बाकी सारे आइटम्स आपको बांट बूट के खत्म कर देने, तो कैसे बटेंगे? सर ऐसे करके बटेंगे कि सारे जो आइटम्स हैं वो हो जाएंगे डेबिट, पार्टनर्स हो जाएंगे क्रेडिट। पर जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा कितना नहीं होगा, वो डिपेंड करता है क्लेम पे। तो एक सेपरेट टॉपिक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अलग से पढ़ाऊंगा 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद। और ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा कितना नहीं होगा, वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू पे। तो वो भी एक सेपरेट टॉपिक समझ के पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में। प्रोविडेंट फंड बांटना नहीं है, मैंने सब बता दिया आपको, नोट्स एकदम चकाचक घर से लाया हूं बना के, नहाए धोए। अब बात करते हैं डेबिट बैलेंसेस, यानी जो इधर पाए जाते हैं। इधर तीन चीजें पाई जाती हैं मैक्सिमम, पुरानी गुडविल, पुराना लॉस, और कोई फिक्टिशियस एसेट, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। इनका क्या करना है? सर जाहिर सी बात है, डेबिट बैलेंसेस तो ये ऑलरेडी हैं, तो इन्हें खत्म करने के लिए डेबिट तो करोगे नहीं, क्रेडिट करोगे, क्रेडिट कर दो। और इस बार पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे सारे, ओल्ड रेशो के हिसाब से। यहां कोई गेनर कोई सैक्रिफाइजर देखना ही नहीं है। सर क्वेश्चन कराओ ना, ये ले क्वेश्चन, खुद ही बनाया मैंने क्वेश्चन, सारे पॉसिबल आइटम्स डाल दिए, और भैया पार्टनर्स का नाम है अर्चना, संगीता और सुमन। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3, और 1 अप्रैल 2026 नए साल वाले दिन से इन्होंने डिसाइड करा कि इनका रेशो इक्वल हो जाएगा, यानी 1:1:1 हो जाएगा। ठीक है? तो अब ये जो तीनों पार्टनर्स हैं, इन तीनों ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया, और यहां कुछ पुराने ओल्ड आइटम्स पाए गए, जैसे कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, प्रोविडेंट फंड। इसको तो बांटना ही नहीं है, इसको तो मैं मिटा ही देता हूं, चल बे चल, मैंने तेरी तरफ देखना ही नहीं है, मैं तेरे को इग्नोर कर देता हूं, लाइक द वे शी इग्नोर्स मी। खैर, एसेट साइड में तीन आइटम्स हैं, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और पीएनएल अकाउंट। इनको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं बोलते, इनको बोलते हैं राइट ऑफ करना। ये असल में एसेट साइड में पाए जाने वाले आइटम्स है, सो दीज आर कॉल्ड डेबिट बैलेंसेस एंड दीज आर क्रेडिट बैलेंसेस। तो इन आइटम्स को खत्म करने के लिए क्रेडिट नहीं करोगे, डेबिट करोगे, और इन्हें खत्म करने के लिए क्रेडिट करोगे। अब देखो, यहां वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व तो है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ कोई क्लेम नहीं है, बताऊंगा क्या होता है। यहां इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो है, लेकिन कोई जुड़ी हुई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो अब आप इसको बांट सकते हो फ्रीली। कब बांटना कब नहीं बांटना वो भी 10 मिनट में क्लियर हो ही जाएगा आपको। वी हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो सर इस क्वेश्चन के अंदर कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तीन काम करने होते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है? कॉम्पनसेशन। वो नहीं कर पाओगे आप इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसके लिए प्रेजेंट गुडविल चाहिए हमें फर्म की। ये प्रेजेंट गुडविल नहीं है, ये ओल्ड गुडविल है, ये ओल्ड गुडविल है। तो कॉम्पनसेशन वाला काम इस क्वेश्चन में नहीं हो पाएगा।
ठीक है, सिर्फ ये आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट और राइट ऑफ वगैरह करना है। आइए फटाफट से कर देते हैं। तो भैया ये सारे आइटम्स क्रेडिट आइटम्स हैं, सबके सब क्या हो जाएंगे, डेबिट। आइए सर, शॉर्टकट में लिखूंगा क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है। WCR, IFR, जनरल रिजर्व, आपको नहीं लिखना, आपको तमीज से ही लिखना है, ठीक है। WCR, IFR, जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, P&L अकाउंट, बस प्रोविडेंट फंड नहीं, नो ना, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, डेबिट डेबिट डेबिट। और पार्टनर सारे क्रेडिट होंगे, और वो भी ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड आइटम्स की जब आप बात करो तो न्यू रेशो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, ये रेलेवेंट ही नहीं है आपके लिए, सिर्फ ओल्ड रेशो 5:3:2। तो अर्चना, संगीता और सुमन, ठीक है भाई, तीनों क्रेडिट हो जाएंगे टू अर्चनाज कैपिटल अकाउंट, टू संगीताज कैपिटल अकाउंट, और टू सुमन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, और टू सुमन्स कैपिटल अकाउंट। अब ये सारे आइटम्स की वैल्यूज क्या थी, 90, 30, 50, 15, 15। 90, 30, 50, 15, 15। तो इनका टोटल क्या हो गया भाई, 30 और 30 60, और 1.5 लाख और 2 लाख, 2 लाख रुपए हो गया इन सारे आइटम्स का टोटल। तो ये पूरा 2 लाख रुपए। अच्छा, कंपाउंड एंट्री कर दी क्योंकि टाइम बचता है, वरना एक एक एंट्री करने का माना कर लो। वर्कमैन कॉम्पेशन रिजर्व डेबिट टू तीनों पार्टनर्स, IFR डेबिट टू तीनों पार्टनर्स। तो ये खेल क्यों करना है भाई। तो 2 लाख रुपए में इन सारे आइटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस रेशो में, 5:3:2 के रेशो में, ठीक है। 5 3 8 और 2 10, 2 लाख डिवाइड बाय 10, 20,000, 20 पंजे 100, 1,00,000, 60,000 और 40,000, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ओल्ड आइटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, ओल्ड आइटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, खत्म हो गई बात। सर और कौन से आइटम्स हैं, सर कुछ आइटम्स इधर भी हैं, ये डेबिट बैलेंसेस हैं, इन्हें खत्म करने के लिए क्रेडिट करना है। तो ये आइटम सारे क्रेडिट होंगे, पुरानी गुडविल क्रेडिट, ठीक है ना। पुराना अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस वो भी क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, CBSE क्वेश्चन के अंदर आपको एक ही क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस दोनों नहीं मिलेंगे। ये तो समझाने के पर्सपेक्टिव से मैंने डाला इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, कोई लॉजिक नहीं बनता दोनों का। और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और अगेन तीनों पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, अर्चना, संगीता, सुमन। अर्चनाज कैपिटल अकाउंट, संगीताज कैपिटल अकाउंट और सुमन्स कैपिटल अकाउंट, तीनों के तीनों हो गए डेबिट डेबिट डेबिट, ठीक है भाई, तीनों के तीनों हो गए डेबिट डेबिट डेबिट। सो आइटम्स की वैल्यू थी 45, 25 और 30। 45 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 25 और P&L 30, ठीक है मेरे बच्चे। कितना बना टोटल, 1 लाख रुपए, है ना। 4 3 7 और दोनों 1 लाख। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फिर हाफ हाफ हो जाएगा, 50 30 20, 50 30 और 20। बहुत सारे आइटम्स एक क्वेश्चन में आ नहीं जाते, एक आधा आइटम ही आता है। तो एक आधा आइटम है तो फिर एक ही लिखो फिर, सिंपल, ठीक है ना। बीइंग, जो भी आइटम है अगर इकलौता है तो, अभी तो बहुत सारे हैं, तो बीइंग ओल्ड आइटम्स रिटर्न ऑफ, बीइंग ओल्ड आइटम्स रिटर्न ऑफ। सर अब क्या करें, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, एक और पड़ाव कंप्लीट होने वाला है। पीछे बोला था ना वर्कमैन कॉम्पेशन रिजर्व की अपनी कहानी होती है, तो वो कहानी शुरू करते हैं। सर देखो ऐसा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमें एक तो कानूनन ये रिजर्व हमें क्रिएट करना होता है, सो दैट हमारे यहां हमारा काम करते हुए अगर हमारे किसी वर्कर
को चोट लग जाती है या दुर्भाग्यवश भगवान ना करे उसकी डेथ हो जाती है, तो हमें कॉम्पनसेशन देनी पड़ती है उसको या उसकी फैमिली को। तो उसके लिए आपको ऑलरेडी पैसा क्रिएट करके रखना होता है, लेबर लॉज कहते हैं हमारी कंट्री के, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपको पहले से बना के रखना होता है। लेकिन अब बना तो लिया मैंने रिजर्व, गुल्लक मेरे पे पड़ी है, पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो चेंज होने जा रहा है, और अगर ये गुल्लक किसी काम की नहीं है तो इस गुल्लक को बांट के खत्म करना है कि नहीं करना। लेकिन अगर कोई वर्कर बेचारा खड़ा है अपनी हड्डियां तोड़वा के, तो फिर उसको कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी, और कॉम्पनसेशन देने के बाद अगर कुछ गुल्लक में पैसा बचता है तो फिर उसको हम बांट लेंगे। क्लियर हो गई बात? तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या है, कैसे है, ये पढ़ लेना। लेकिन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का सिर्फ रिमेनिंग बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ रिमेनिंग बैलेंस। बताता हूं कैसे। बहुत सारे केसेस बना के लाया हूं मैं घर से, आपको बढ़िया तरीके से टिप टॉप तरीके से समझाने के लिए। XYZ पार्टनर्स है, रेशो 3:1 था, अब इनका इक्वल होने जा रहा है, और जिस दिन ये रेशो चेंज करने जा रहे हैं उस दिन इनके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के अंदर 60,000 रुपए पड़े हुए। क्या लिखा है कि कोई वर्कर है खड़ा है टांग तोड़वा के, क्या किसी वर्कर को क्लेम देना है, क्या ऐसी कोई बात लिखी है? नहीं लिखी। तो अब इस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को आप बांट के खत्म कर सकते हो, क्योंकि नथिंग इज गिवन। तो सीधी सीधी एंट्री बनेगी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, सारे के सारे पार्टनर्स को ये मिल जाएगा, एक्स वाई एंड जी। तो टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, टू वाईज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं ओल्ड आइटम है ये, तो इनमें न्यू रेशो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होती है, और आइटम की वैल्यू है 60,000। तो 60,000 रुपए का आइटम है, ओल्ड रेशो यानी 30, 20 और 10 मिल जाएगा, 30,000, 20,000 एंड 10,000, being workman compensation reserve distributed among the partners in their old ratio। सर अगला केस, अगले केस में ये लिखा है कि भैया पार्टनर्स का रेशो वही है पुराना वाला, और इन्होंने रेशो चेंज कर लिया, जो भी है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में 60,000 रुपए पड़े हुए, पर लिखा है कि जर्नल एंट्री करो ये मानते हुए कि हमें लायबिलिटी देनी है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम देना है 15,000। क्या है ये? क्लेम है। इसका मतलब कि आपने 60,000 रुपए जोड़ रखे थे, और 60,000 में से 15 आप देने पड़ रहे हैं, क्योंकि कोई वर्कर है जिसको बेचारे को चोट लगी है, उसको 15 दे दो, बाकी का 45 बांट लो ओल्ड रेशो में सारे पार्टनर्स के बीच। एंट्री क्या बनेगी? सर देखो, रिजर्व को तो खत्म करना ही करना है, खत्म करना है रिजर्व को, तो रिजर्व को खत्म करने के लिए आप करोगे डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ध्यान से देखना, रिजर्व अकाउंट डेबिट, और इसमें से पहले क्लेम का पैसा दे दो वर्कर को। क्लेम देने के लिए आपको एक लायबिलिटी क्रिएट करनी होती है जिसका नाम है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम के नाम से आपको एक लायबिलिटी क्रिएट करनी होती है। रिजर्व कितना था? 60,000, उसको डेबिट कर दिया। क्लेम कितना दे दिया? 15,000। अब बाकी का 45,000 आप पार्टनर से बांट सकते हो। बाकी का 45,000 बांटने के लिए क्या होगा भाई? तीनों के तीनों पार्टनर्स एक्स वाई जेड, तीनों का नाम नहीं बल्कि कैपिटल अकाउंट आएगा। ये छोटी छोटी गलतियां मत करा करो। तीनों का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा बेटा क्रेडिट, तीनों के तीनों का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितने रुपए से भाई? 45,000 बांटना है अब, किस रेशो में? 3:1 में। सो देखते हैं जरा कितना कितना बटेगा। डिवाइड बाय 6, 6 5 36, क्या आएगा यार? अजीब सा, कैलकुलेटर यूज कर लेंगे। ओ भाई साहब कॉल आ रहा है। 6 7 42 और 6 5 30, 7,500 रुपए। ठीक है, 7,500 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। ठीक है भाई, तो यहां आ जाएगा 7,500, यहां आ जाएगा 15,000, और यहां आ जाएगा मेरे ख्याल 22,500। चेक करना भाई यही है क्या? मेरी कैलकुलेशन बहुत वाहियात है। ठीक है, हाँ भाई 30 और 15, यस 45,000। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट केस। सर नेक्स्ट केस आपके सामने ये है। नेक्स्ट केस में लिखा है अगेन एक्स वाई जेड एंड पार्टनर्स इन अ फर्म, रेशो इनका वही पुराना 3:2।
3:1, न्यू रेशियो इक्वल होने जा रहा है। रिजर्व हमारे पास वही पड़ा है 60,000 रुपए का, और लाइबिलिटी भी खड़ी है सर पे 60,000 रुपए की। यानी कि वर्कर सर पे खड़ा है हमारे, कहता है जी 60,000 रुपए दे दो, टांग टूट गई मेरी। तो अब आप एक भी रुपया पार्टनर्स को नहीं देंगे, एक फूटी कौड़ी आप पार्टनर्स को नहीं देंगे, सारा का सारा रिजर्व क्लेम में कन्वर्ट हो जाएगा। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री में आपका वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा 60,000 रुपए से, और ये पूरा का पूरा क्लेम में जाना है, तो पार्टनर्स का नाम ही मत लो, पिटाई खाओगे पार्टनर्स का नाम लोगे तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम में चला जाएगा 60,000 रुपए। ठीक है सर, और क्या केस बन सकता है? मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनवा रहा हूं, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल केसेस हैं। और क्या हो सकता है सर? सर ये वाला केस देखो, रिजर्व 60,000 है लेकिन क्लेम 90,000 देना है, 90,000 का क्लेम देना है। इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनना। सर देखो, क्लेम में अगर 90,000 देने हैं तो 90,000 ही तो दोगे। अब किसी की अगर टांग टूटी है और उसमें 90,000 का खर्चा आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलें कि यार तू 60,000 रुपए तक का काम करवा ले, बाकी 30,000 रुपए की जो डिसेबिलिटी है उसको रहने दे, तू क्या दिक्कत है? इसे थोड़ी बोलेंगे हम, क्लेम तो देना पड़ेगा। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम की जो लाइबिलिटी आप क्रिएट करोगे, वो पूरे 90,000 रुपए से क्रिएट करोगे। 90,000। और रिजर्व को तो खत्म करना ही है। अच्छा, रिजर्व को खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं। किस नाम से? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के नाम से। तो सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो जाएगा डेबिट, पर वो तो 60,000 ही था ना, मतलब रिजर्व थोड़ी 90,000 था। क्लेम तुम्हें 2 करोड़ का देना, रिजर्व तो तब भी 60 ही था, तो जितने का था उतने से ही डेबिट होगा। तो सर एंट्री तो बनी नहीं, क्या पागल बना रहे हो? तो भैया ऐसा है, जिस वक्त प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है या जिस वक्त फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस वक्त अगर कोई नया नुकसान या नया फायदा पैदा हो जाता है, तो उसको आप ट्रांसफर करते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, जो कि आने भी वाला है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर हम यूज करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट का, और हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट 30,000 रुपए से, क्योंकि ये एक्स्ट्रा नुकसान था। और एक बार आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रयोग कर लिया, तो ये तो आ गई आपकी फर्स्ट एंट्री। तो सर अब सेकेंड एंट्री भी करनी पड़ेगी। हाँ लाडले, अब आपको क्या करना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ये नुकसान पड़ा हुआ है 30,000 रुपए का, कौन बांटेगा? पार्टनर्स बांटेंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो अब रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है, यानी अब रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा बेटा क्रेडिट। पेन वही यूज करता हूं, पीले वाला, मजा आएगा। अब आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट। कितने रुपए से? जितने रुपए का नुकसान गया है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, यानी 30,000। चलो भाई, रीवैल्यूएशन अकाउंट ने अपनी ड्यूटी निभा दी, खत्म हो गया वो। और अब ये नुकसान पार्टनर्स को झेलना पड़ेगा, तो सारे के सारे की कैपिटल कम हो जाएगी, सारे पार्टनर्स की, सब के सब डेबिट हो जाएंगे। कौन कौन डेबिट हो जाएगा? एक्स, वाई और जी, तीनों का कैपिटल अकाउंट लिखना है, मस्ती नहीं करनी है। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई जी, बोलिए। ओल्ड रेशियो में होगा ये काम, यानी 3 2 5 और 6 5 35 3 15 10 एंड 5। रिवॉल्यूशन आया इसलिए एक एंट्री एक्स्ट्रा हुई, क्योंकि रिवॉल्यूशन अकाउंट को फिर क्लोज भी करना होगा। सर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की कहानी मैंने कर दी कंप्लीट। सर अब क्या करवाने वाले हो? अब एक लास्ट केस और। इस केस के अंदर कहीं पर नहीं लिखा कि हमारे पास रिजर्व है, कहीं नहीं लिखा, पर ये दे रखा है कि भैया लाइबिलिटी तो है 60,000 रुपए की। तो मैंने बताया था पीछे तेरे को कि अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी देनी पड़ेगी, और लाइबिलिटी देने के लिए हम किसका नाम लेते हैं? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम का नाम लेते हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम का नाम लेते हैं। कितने रुपए से? 60,000 रुपए से। लेकिन क्या रिजर्व है? नहीं है, बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, रिजर्व बनाया नहीं था हमने, तो अब रिजर्व को डेबिट ही नहीं कर सकते। तो ये नुकसान सारा का सारा किसको झेलना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट 60,000 रुपए से। और जहां रिवैल्यूएशन आ गया तो उसको क्लोज भी करना है, तो नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट से हटाने के लिए क्या कर देंगे अपन?
क्रेडिट। सो क्रेडिट हो जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट और डेबिट हो जाएंगे आपके पार्टनर्स जिनका नाम है एक्स वाई जी। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बात को समझ जाना, गुस्सा करना मत। 60,000 रुपए 5-3 अपना 3-2-1 के रेशो में बांटना है। तो 30, 20 और 10, 30, 20 और 10। वर्कमैन कॉम्पेशन रिजर्व से जुड़ा हुआ सारा रायता खत्म हो गया। सर अब क्या पढ़ाने वाले हो? अब पढ़ाने वाला हूं अगला रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चैप्टर आपका लगभग लगभग समझ लो 35-40% के आसपास खत्म हो चुका है, 35-40%। सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मान लो मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैंने स्टॉक मार्केट में कर रखी है इन्वेस्टमेंट, शेयर्स खरीदे हुए या कुछ भी फंड्स खरीदे हुए, छोड़ो उसको। इन्वेस्टमेंट करी हुई है मैंने फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए की। इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट है, आपको पता होना चाहिए। अब ये जो 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ये सारे पार्टनर्स की मर्जी से हुई थी कि भैया फर्म का पैसा है, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देते हैं, क्या दिक्कत है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये तो तब थी ना 10,000 रुपए की जब हमने इन्वेस्ट करी थी, यानी हमारी किताबों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है वो 10,000 है, बुक वैल्यू 10,000 है। पर मार्केट में तो इसकी वैल्यू बदलती रहती है। इन्वेस्टमेंट है, कभी 11 हो गई, कभी 12 हो गई, तो कभी 7 रह गई, तो कभी 8 रह गई, फ्लक्चुएट होती रहती है। और फ्लक्चुएट होने की वजह से अगर फायदा हुआ तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो, नुकसान हुआ तो पार्टनर्स को नहीं झेलना पड़ेगा। और अगर पार्टनर्स को झेलना पड़ेगा नुकसान, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एडवांस में तैयारी कर लो ना नुकसान को झेलने के लिए, यानी एडवांस में रिजर्व बना के रख लो। तो हमने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो सकती है फ्लक्चुएट, तो इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन के चलते एक रिजर्व क्रिएट कर लेंगे हम, सो दैट अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में बदलाव होने से नुकसान आए तो वो नुकसान रीवैल्यूएशन अकाउंट में ना जाए, उस नुकसान को झेलने के लिए पहले से हमारे पास रिजर्व हो। थोड़ा टेक्निकल है, दिमाग लगाना पड़ेगा, और कुछ रूल्स आपको याद होने चाहिए कक्षा 11वीं के। सबसे पहला रूल, एसेट है इन्वेस्टमेंट। क्या है इन्वेस्टमेंट? एसेट। और एसेट का रूल क्या होता है? बढ़ रही है तो डेबिट करना पड़ेगा ताकि उसकी बुक वैल्यू बढ़ जाए, घट रही है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ जो रिजर्व होता है वो एक लायबिलिटी होता है ना, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लायबिलिटी साइड में पाया जाता है। तो रिजर्व आपको हमेशा खत्म करना है, यानी उसको डाउन करना है, तो उसको डेबिट करना है। जैसे वर्कमैन कॉम्पेशन रिजर्व को भी हमेशा डेबिट ही करा था आपने, ठीक है ना। और अगर कोई फायदा है तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और अगर कोई नुकसान है, सॉरी, अगर कोई फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और नुकसान है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अभी हम तमाम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होते चले जाएंगे। आइए जरा करते हैं। सर ये देखो सबसे पहला केस, एक्चुअली अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है ना वो आपको रटवाया नहीं जा सकता, उसमें आपको प्रैक्टिस करा करा के धीरे धीरे समझाया जा सकता है। तो यहां पर क्या हुआ कि एक्स वाई जेड और 3 पार्टनर्स हैं, 3:1 इनका ओल्ड रेशो है, 1:2 इनका न्यू रेशो है। और जिस वक्त इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने के बारे में सोचा, उस वक्त इनकी किताबों में इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई थी ऑलरेडी लाख रुपए की, और ये कॉस्ट के हिसाब से लाख रुपए है, यानी जब इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा था तब 1 लाख था, अब मार्केट में कितनी वैल्यू पता नहीं। और इससे जुड़ा हुआ एक रिजर्व भी बना रखा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि भैया अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई या कम हो गई तो नुकसान होगा, और उस नुकसान की भरपाई या उस नुकसान को झेलने के लिए एक रिजर्व बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कह देते हैं। 30,000 रुपए हमें जर्नल एंट्री करनी है। सर इस केस के अंदर क्या आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है? हमारी बुक्स में तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, लेकिन मार्केट में कितने की पता है आपको? अपने आप ही मान लोगे 2 करोड़, या अपने आप ही जीरो मान लोगे? कुछ नहीं मानना। तो ये अज्यूम करना है कि जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू होगी, कोई चेंज नहीं है। अब चूंकि कोई चेंज नहीं है तो कोई घाटा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो अब ये रिजर्व किसी काम का नहीं है, पार्टनर्स को दे दो और मौज करो। तो अब ये रिजर्व पार्टनर्स में जाएगा भाई, पार्टनर्स में जाएगा तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा, और आपके जितने पार्टनर्स हैं वो सब के सब क्रेडिट हो जाएंगे पार्टनर्स के नाम एक्स वाई जी टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट,
टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। सर मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट का अब आपको कुछ नहीं करना क्योंकि उसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं है। रिजर्व 30,000 का था, 3 to 1 में बांट के खत्म करना है। 15, 10 और 5 being investment fluctuation reserve distributed among the partners as there is no change in the book value and the market value। ठीक है बालकों, बस अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस वेरी इंपॉर्टेंट केस। अच्छा एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख है, मार्केट वैल्यू गिवन नहीं थी। और अगर मार्केट वैल्यू गिवन होती कि 1 लाख है तब भी यही करते जो हमने करा है। मार्केट वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा ना, चेंज आएगा तो देखना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला केस, सर इस केस के अंदर इन्वेस्टमेंट हमारे हिसाब से 1 लाख की है, लेकिन मार्केट में 85,000 की बची है, सिर्फ 85,000 की बची है। तो जितनी मार्केट वैल्यू है फिर बुक वैल्यू भी उतनी बनानी पड़ेगी। जो एसेट है आपकी उसे डाउन लाना पड़ेगा। और एसेट का रूल क्या होता है, बहुत बार बताया है। एसेट का रूल होता है अगर बढ़ रही है तो डेबिट, कम हो रही है तो क्रेडिट। और ये जो नुकसान है 15,000 रुपए का, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि इसकी तैयारी हमने पहले से कर रखी है। रीवैल्यूएशन में कब डालना पड़ता है, जब हमारी औकात से ज्यादा नुकसान हो जाता है। अभी तो तैयारी है 30,000 रुपए की, रिजर्व पड़ा 30,000 रुपए का, बल्कि बच और जाएगा। देखते हैं कैसे। वी हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। सर देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिजर्व को तो खत्म करना है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR लिख रहा हूं शॉर्टकट में, वो हो जाएगा डेबिट 30,000 रुपए से। ठीक है, और 30,000 में से कुछ तो 15,000 रुपए का तो घाटा हुआ है एक्चुअली। क्यों घाटा हुआ है, क्योंकि भाई ये देखो 1 लाख की चीज 85,000 रुपए की हो गई, तो 15,000 का घाटा हुआ है। और उस घाटे की वजह से कौन कम हो गई है, इन्वेस्टमेंट, एसेट है तो उसको कम करना पड़ेगा ना। तो इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 15,000 रुपए से। और अभी भी 15,000 बच गया, वो पार्टनर्स को दे दो, खत्म करो। XYZ क्रेडिट, XYZ कैपिटल अकाउंट आएगा यहां पर। ठीक है ना, रेशो क्या है 3 to 1। सो 30,000 के हिसाब से 15, 10 और 5 का आधा, 7.5, 5 और 2.5, बस खत्म हो गई बात। हर एक चीज का लॉजिक बताता हूं। देखो बेटा, इसको डेबिट क्यों करा, क्योंकि रिजर्व था, उसको तो खत्म करना ही था, तो डेबिट कर दिया 30,000 रुपए से। और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट है, बढ़ रही होगी तो डेबिट भी करूंगा, कम हो रही है तो क्रेडिट कर दिया मैंने। खत्म, कुछ बचा ही नहीं। अब अगले केस पे चलते हैं। बहुत सारे केसेस बना के लाया हूं भाई, बहुत सारे केसेस, टेंशन नहीं लियो बिल्कुल भी। तेरे एग्जाम की बढ़िया तैयारी हो जाएगी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाला केस देख ले बेटा, इन्वेस्टमेंट हमारे हिसाब से 1 लाख की है, मार्केट के हिसाब से 70,000 रुपए की। नुकसान बोल कितना हुआ है, 30,000 रुपए का। थैंक गॉड कि मैंने 30,000 रुपए की तैयारी पहले से कर रखी थी। तो अब पार्टनर्स को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, सारा का सारा रिजर्व इन्वेस्टमेंट की घटाई में चला जाएगा। मतलब ये कि रिजर्व को हम कर देंगे डेबिट और इन्वेस्टमेंट्स को हम कर देंगे क्रेडिट। रिजर्व कितना था, 30,000, खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया, और इन्वेस्टमेंट को भी क्रेडिट कर दिया 30,000 रुपए से, क्योंकि एसेट है उसको कम कर देना है किताबों के अंदर, किताबों के अंदर कम करने के लिए क्रेडिट किया जाता है। बचा ही नहीं रिजर्व, पार्टनर्स को क्या दोगे, एक ही एंट्री में काम खत्म। सर और डीप चलें, और डीप चलते हैं, आजा। हमारे हिसाब से इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की, मार्केट के हिसाब से 64,000, 64,000 रुपीज की। अब बता नुकसान कितना हुआ है। नुकसान हुआ है जी 36,000 रुपए का। 36,000 रुपए का जो नुकसान हुआ है उसमें से 30,000 रुपए का नुकसान तो चलो हम झेल लेंगे, क्योंकि उतना तो रिजर्व हमारे पास है। तो 30,000 रुपए तक का नुकसान रिजर्व के थ्रू झेल लेंगे। एक्स्ट्रा नुकसान कितना हुआ है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, 6,000।
वो नुकसान पार्टनर्स को झेलना पड़ेगा, बट पहले वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इंटरेस्टिंग है, करते हैं सर इसको। सर देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो हो जाएगा डेबिट, जितने का था उतने से सारा का सारा 30,000 रुपए। और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हुई है, कितने रुपए से कम हुई है भाई? 36,000 रुपए से डाउन गई है इन्वेस्टमेंट। तो 36,000 रुपए से डाउन लाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट्स को, और इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट करने के लिए क्या करते हैं अपन? कम करने के लिए मतलब क्रेडिट करते हैं 36,000 रुपए से। भाई मेरी एसेट अगर डाउन 36 से गई है तो 36 से क्रेडिट करूंगा, ऊपर जाएगी तो डेबिट कर दूंगा, कभी गई तो। अब देखो एंट्री नहीं बनी ना, क्योंकि जो एक्स्ट्रा नुकसान है वो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू डेबिट करना पड़ेगा, 6,000 रुपए। फर्स्ट एंट्री हो गई आपकी। नाउ सेकेंड एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रखा है, मतलब नुकसान पड़ा हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट में, नुकसान पड़ा तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा, और पार्टनर्स को देना पड़ेगा तो एक्स वाई जेड डेबिट हो जाएंगे। एक्स का कैपिटल अकाउंट, वाई का कैपिटल अकाउंट, जेड का कैपिटल अकाउंट, और ये जो नुकसान है वो क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा। सो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना नुकसान है? 6,000। क्या रेशो है इनका? 3:1 के हिसाब से 3,000, 2,000, 1,000। खत्म हो गई बात। सर और चलो ना आगे, एल है भाई, इस बार घटने के बजाय बढ़ गई, 15,000 रुपए से बढ़ गई। तो एक तो 15,000 रुपए का ये फायदा पार्टनर्स को मिलेगा, और 30,000 रुपए के रिजर्व का अब कोई यूज नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट घट ना जाए इसलिए रिजर्व बनाया था। बढ़ गई तो फायदा है ना, फिर आराम आराम से करेंगे, गुस्सा नहीं। देख बेटा, सबसे पहले तो रिजर्व को खत्म कर, पार्टनर्स को दे दे सारा का सारा। तो IFR 2XYZ। IFR कितना पड़ा है तेरे पास? 30,000। तीनों को दे दे 15, 10 और 5। 15, 10 और 5 दे दिया तीनों को। अब बता इन्वेस्टमेंट का क्या सीन है? इतनी देर से इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी तो मैं क्रेडिट कर रहा था, अब बढ़ रही है तो डेबिट करूंगा कि नहीं करूंगा? और एसेट को बढ़ाने के लिए हम डेबिट करते हैं, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट्स ना कि रिजर्व, इन्वेस्टमेंट्स को मैंने कर दिया डेबिट। कितने रुपए से बढ़ी है भाई? 15,000 रुपए से। अब बता क्रेडिट किसे करूं? फायदा है ना ये, सीधा पार्टनर्स को नहीं देना, क्योंकि जो अनप्रिपेयर्ड, जिस चीज के लिए तुम बुक्स में रेडी नहीं थे, तो जो एक्स्ट्रा नुकसान या एक्स्ट्रा फायदा एकदम से देखने को मिले तो पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है वो। तो पहले तो भैया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा 15,000 रुपए से। और हां, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट को खुला नहीं छोड़ सकते, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर देना है, और ये जो फायदा है ये पार्टनर्स को दे देना है। अब आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और XYZ हो जाएंगे क्रेडिट। कितना फायदा आया भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट में? 15,000। ठीक है, ये बढ़ जाएगा आपका 7.5, 5 और 2,500। वर्कमैन कॉम्पेशन रिजर्व भी खत्म, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी खत्म। सर मुबारक हो, आपका इस चैप्टर का पहला और दूसरा दो पड़ाव खत्म हो गए, सिर्फ तीसरा पड़ाव बचा है, सिर्फ तीसरा पड़ाव बचा है। उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर जो करवाऊंगा उसके बाद भी 10-15 मिनट कुछ गाऊंगा, वो सिर्फ उनके लिए जो टॉप करना चाहते हैं, टॉप जो करना चाहते हैं उनके लिए। तो आइए रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं, पढ़ो जरा एक बार। दोस्तों रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं जरा। भाई देखो, आपने तो कर लिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज, लेकिन हो सकता है कि जो मशीनरी आपने बुक्स में दिखा रखी है 1 लाख रुपए की, हो सकता है वो आज 1 लाख रुपए की है ही नहीं, उसकी वैल्यू तो सिर्फ 50,000 है। तो 50,000 का घाटा हो गया, इस घाटे को कौन झेलेगा? पार्टनर्स। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, क्योंकि मशीनरी जब खरीदी गई थी तो रेशो पुराना था, इतने साल से मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही थी तब भी रेशो पुराना था। तो भैया उस नुकसान को पुराने ही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सारे पार्टनर्स के बीच, सैक्रिफाइजर्स गेनर्स को नहीं देखना आपने। तो आपको क्या करना है, सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करा लेना है, रीअसेस करा लेना है, और उसके टोटल रीवैल्यूएशन पर जो भी नेट गेन निकलता है या लॉस निकलता है वो आपको सभी पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशो में बांट देना है। अब अगर किसी एसेट की बुक वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ानी पड़ेगी बुक्स के अंदर, है ना, घट रही है तो घटानी पड़ेगी।
तो सर कोई भी एसेट बढ़ रही हो तो उस एसेट को डेबिट कर दो, लायबिलिटी अगर घट रही हो तो लायबिलिटी को घटाने के लिए भी हम डेबिट करते हैं। असल में लायबिलिटी का रूल एसेट्स का ऑपोजिट होता है। एसेट्स का रूल है बढ़ने पर डेबिट, कम होने पर क्रेडिट। लायबिलिटीज का रूल है बढ़ने पर क्रेडिट, कम होने पर डेबिट। तो एसेट का बढ़ना भी डेबिट और लायबिलिटी का घटना भी डेबिट। और क्योंकि एसेट के बढ़ने और लायबिलिटी के घटने से फायदा होता है तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसका उल्टा, अगर एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और जो भी एसेट डिक्रीज हो रही है या जो भी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है वो क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद आपको चेक करना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट ज्यादा हो रखा है या डेबिट ज्यादा हो रखा है। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो मतलब नेट गेन है, डेबिट ज्यादा है तो मतलब नेट लॉस है। तो भैया अगर नेट गेन है अगर नेट गेन है तो वो गेन पार्टनर्स में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और सारे पार्टनर्स हो जाएंगे क्रेडिट। और नेट लॉस है तो भी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, पार्टनर्स डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और यही नहीं, कई बार क्या होता है कि कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती है हमारे पास, जो हमारे पास है, फिजिकली मौजूद है एसेट, लेकिन हमने उसे रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा। तो उन एसेट्स को रिकॉर्ड में लाने के लिए भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही यूज करते हैं। कोई एसेट रिकॉर्ड्स में लानी है तो एसेट को डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड्स में लानी है तो उल्टा कर दो। इस सबके बाद अगर गेन निकलता है, गेन कब निकलेगा भाई? जब रिवैल्यूएशन का जो क्रेडिट है वो डेबिट से बड़ा होगा तो नेट गेन निकलेगा। नेट गेन निकालकर उसको इस एंट्री के जरिए डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नेट लॉस है तो उल्टा कर देना है। मजा आएगा क्वेश्चन में, आ जाओ। सर अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ये एक फुल फ्लेजेड बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें मैं उतनी चीजें कराऊंगा जितनी एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती। तो आइए पहले जरा क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। समोसा एंड कचौड़ी, ये दो चीजें मुझे बड़ी पसंद है इसलिए मैंने उनका एग्जांपल लिया है। समोसा एंड कचौड़ी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 इनका रेशो है, लेकिन 1 अप्रैल से उनका रेशो इक्वल होने जा रहा है। बैलेंस शीट को देखा तो एसेट साइड में गुडविल पड़ी है, इन्वेस्टमेंट, लैंड, मशीनरी और बैंक पड़ा है। लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्रेडिटर्स और ए और बी की कैपिटल जो अब तक है। रेशो चेंज होने जा रहा है। अब भैया ऐसा है, जब रेशो चेंज होता है तो आपको 3 काम तो करने ही होते हैं, है ना। एक तो कॉम्पनसेशन, सबसे पहला काम गेनर से लेकर सैक्रिफाइजर को देना है। दूसरा ओल्ड आइटम जो दिख रहे हैं उन्हें बांट बूट के खत्म करना है। और तीसरा देखना है कि जो नॉर्मल एसेट्स और लायबिलिटीज है कहीं वो रीवैल्यू या रीअसेस तो नहीं हो रही। तो क्वेश्चन यहां खत्म नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। गिवन है कि भैया जो फर्म की गुडविल है दैट इज वैल्यूड एट ₹1,00,000। बेटा ये कौन सी गुडविल है? ये फर्म की प्रेजेंट गुडविल है बेटा। और जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल मौजूद थी ना बेटा, ये फर्म की ओल्ड गुडविल है बेटा। ये ओल्ड आइटम है, ये ओल्ड आइटम नहीं है। दिस इज नॉट एन ओल्ड आइटम। ये क्यों गिवन है फिर? क्योंकि तुम पहला काम कर सको। पहला काम क्या होता है? कॉम्पनसेशन, गेनर से लेकर सैक्रिफाइजर को देना, उसमें काम आएगी गुडविल। इसे बाकी कहीं रिकॉर्ड वगैरह नहीं करना। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिवन है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ऐसे ही मत बांट देना। मार्केट वैल्यू गिवन है और बुक वैल्यू भी गिवन है इन्वेस्टमेंट की 1,00,000, ठीक है ना। और सन्ड्री क्रेडिटर्स में से 10,000 रुपए इज नो लॉन्गर पेएबल। मेरे जो क्रेडिटर है उसमें से एक क्रेडिटर मर गया तो मुझे 10,000 देने ही नहीं है उसको। हालांकि देने चाहिए उसके घर वालों को, लेकिन हम नहीं देंगे। फायदा हो गया, लायबिलिटी घट गई, रिवैल्यूएशन में जाएगा। लैंड एप्रिशिएट हो गया 10% से, हमारी जमीन बढ़ गई, रिवैल्यूएशन में जाएगा। मशीनरी घट गई 10% से, रिवैल्यूएशन में जाएगा। और क्लेम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन का, कितना? 70,000 रुपए, उसे भी ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर तीनों काम करने हैं। 3 काम जो स्टार्टिंग में बोले थे, कॉम्पनसेशन, ओल्ड आइटम्स, रिवैल्यूएशन, तीनों काम। तो सर तीनों कामों को करने के लिए सबसे पहले मैं जरा कैलकुलेट करूंगा समोसा और कचौड़ी को कितना गेन और कितना सैक्रिफाइस हुआ है। मैं सैक्रिफाइस्ड शेयर का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। 3/5 और 2/5 इनके ओल्ड शेयर्स हैं। इनके न्यू शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो इक्वल है, यानी 1/2 और 1/2। सर एलसीएम आपका 10 आ जाएगा। 5 2 2 3 6, 2 5 1, तो ये आ गया जी 1/10। जाहिर है इसका -1/10 ही आएगा क्योंकि और तीसरा पार्टनर तो कोई है नहीं। करके देख लो भाई, ये लो 10 4 -5 -1, तो भैया ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और कितना गेन कर रहा है? 1/10। और ये कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/10। क्लियर हो गई बात? तो कॉम्पनसेशन की एंट्री बन सकती है सबसे पहले, ठीक है ना। फर्म की गुडविल प्रेजेंट में कितनी है? 1,00,000 रुपए। तो भैया 1,00,000 रुपए को आप मल्टीप्लाई कर दो 1/10 से, आंसर आया 10,000। यानी 10,000 रुपए कॉम्पनसेट करेगा कौन किसको? गेनर सैक्रिफाइजर को, यानी कचौड़ी समोसे को कॉम्पनसेट करेगी 10,000 रुपए। सबसे पहला काम कंप्लीट हो गया। आओ भाई कर लेते हैं जर्नल एंट्री।
कचौड़ीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समोसाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है भैया जी, ये लो जी 10,000 रुपए की कॉम्पनसेशन। क्लियर? इसके बाद अच्छा मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा कि एक एंट्री हुई है, एक एंट्री नहीं हुई, एक काम ही कंप्लीट हो गया आपका टोटल, एक काम कंप्लीट, कॉम्पनसेशन वाला काम कंप्लीट। दूसरा काम क्या होता है? ओल्ड आइटम्स। सर देखो कुछ ओल्ड आइटम्स हैं जिनको आप आंख बंद करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे ये गुडविल है, पुरानी गुडविल, इसको आप राइट ऑफ करना है, इसमें तो क्लेम वगैरह ये सब तो देखना नहीं होता, तो इसको राइट ऑफ कर दो, इसे खत्म कर दो, ओल्ड आइटम है ये। सर डेबिट का आइटम है तो खत्म करने के लिए करेंगे क्रेडिट, पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट दोनों, ठीक है ना, और कोई ओल्ड आइटम नहीं है जो इधर हो सकता था, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा सर, सेकेंड जर्नल एंट्री में दोनों के दोनों पार्टनर समोसा एंड कचौड़ी, दोनों के दोनों का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, दोनों के दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और जो गुडविल बुक्स में मौजूद थी 50,000 वाली वो खत्म हो जाएगी, यानी क्रेडिट हो जाएगी 50,000 रुपए से। और ओल्ड रेशो इनका क्या था भाई? 3:2। तो 30,000 रुपए का नुकसान इसको झेलना पड़ेगा, 20,000 रुपए का नुकसान इसको झेलना पड़ेगा। एक ओल्ड आइटम मैंने उड़ा दिया जो कि मेरी गुडविल थी, ठीक है जी। इधर मेरे दो ओल्ड आइटम है, WCR और IFR। सबसे पहले वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की बात करते हैं। 50,000 का आइटम है और क्लेम कितना देना भाई? 70,000 रुपए का क्लेम देना है। आ जाओ भाई। सर थर्ड जर्नल एंट्री में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जब आप डेबिट करोगे तो 50,000 से करोगे, लेकिन जब आप क्लेम जनरेट करोगे जिसको हम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम बोलते हैं तो वो 70,000 रुपए से करोगे। और अब जो 20,000 रुपए का नुकसान है वो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट का नुकसान बांट तो दो बेटा, अभी नहीं बांटेंगे क्योंकि और भी चीजें हैं ना, लैंड बिल्डिंग मशीनरी ये सब भी तो है, तो वो बाद में देख लेंगे इकट्ठा ओवरऑल, अभी इसको यहीं छोड़ दो। सर इसके बाद आते हैं फोर्थ जर्नल एंट्री पे, इन्वेस्टमेंट वाली पे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व तो हो गया, इन्वेस्टमेंट की पहले बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट लाख रुपए की थी। अब देखो जरा इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है? 1,50,000। मजे आ गए, तो ये तो उल्टा फायदा हो गया है ना। तो अब क्योंकि फायदा हो गया, नुकसान नहीं हुआ, तो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 रुपए का किसी काम का नहीं है, बांट दो पार्टनर्स के बीच। सर 60,000 रुपए का IFR पार्टनर्स में बांटना है, तो IFR हो जाएगा डेबिट, और समोसा और कचौड़ी फिर से क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। समोसाज कैपिटल अकाउंट और कचौड़ीज कैपिटल अकाउंट। अगर मैं बात करूं समोसा और कचौड़ी के बीच में ये किस रेशो में बांटूंगा, तो भैया इनका रेशो 3:2 है, ठीक है। 60,000, 12 तिया 36 और 24, 36 24, ये भैया IFR बढ़ गया 60,000 रुपए का। लेकिन इन्वेस्टमेंट बड़ी भी तो है, तो बढ़ा दो, रिवैल्यूएशन है वो तो नॉर्मल, और भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं जो बढ़ रही हैं घट रही हैं, है ना। तो भैया इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, बढ़ा दो इन्वेस्टमेंट को। कितने रुपए से बढ़ रही है आपकी इन्वेस्टमेंट? 50,000 रुपए से, लो डेबिट कर दो 50,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट। और भी देख लो कुछ बढ़ रहा हो तो, लैंड बढ़ रहा है, लो लैंड 10% से बढ़ रहा है, उसको भी डेबिट कर दो। भैया लैंड की वैल्यू कितनी थी? लैंड 10% से बढ़ रहा है और लैंड की वैल्यू कितनी थी? 2 लाख, यानी 20,000 रुपए का एक और फायदा हो गया, ये लो। मशीनरी नहीं, वो तो घट रही है ना, मशीनरी तो घट रही है। और कोई फायदा हो रहा हो? सर एक और फायदा है, क्रेडिटर जो 10,000 रुपए के कम हो रहे हैं मेरे, तो क्रेडिटर 10,000 रुपए से कम हो रहे हैं और लाइबिलिटी को कम करने के लिए भी हम डेबिट करते हैं, तो सनरी क्रेडिटर्स का अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपए से। तो टोटल रिवैल्यूएशन में कितना फायदा चला गया? 80,000 रुपए। लो जी रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया जी क्रेडिट 80,000 रुपए से। सर अभी नहीं, एक और नुकसान है, मैं आपको बता दूं, एक और नुकसान है अभी। कौन सा नुकसान है? देखो इस पॉइंट पे हमने काम कर लिया, कॉम्पनसेशन वाला काम हो गया, इन्वेस्टमेंट पे काम कर लिया, क्रेडिटर पे काम कर लिया, लैंड पे काम कर लिया, बट मशीनरी भी तो घट रही है ना 10% से। तो मशीनरी की वैल्यू क्या थी बुक्स में? 1,00,000 का 10%, 10,000, 10,000 रुपए का ये नुकसान है। तो इस बार आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और मशीनरी क्या हो जाएगी भाई साहब? क्रेडिट हो जाएगी। लो भाई 10,000 रुपए से मैंने ये एंट्री कर दी। अब आपको देखना है बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में नेट क्या पड़ा, फायदा या नुकसान। वेरी इजी, पहले देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ है? 80,000 रुपए से। ये देखो 80,000 रुपए से क्रेडिट हुआ है, और यहां डेबिट कितने से हुआ है? 10,000 रुपए से, है ना। ये डेबिट हो गया 10,000 रुपए से, और भी डेबिट हुआ है क्या? हाँ जी, पीछे भी डेबिट हुआ है 20,000 रुपए से। तो रिवैल्यूएशन का डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रखा है 80,000 रुपए से, डेबिट हो रखा है टोटल 30,000 रुपए से।
तो क्रेडिट ज्यादा है रिवैल्यूएशन का, कितना? 50,000 रुपए। और 50,000 रुपए क्या बना फिर? वो गेन बना। गेन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अल्टीमेटली। अब ये जो गेन है अगर मुझे पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी भाई? एक लास्ट जर्नल एंट्री बनेगी। देखो बेटा, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो और ज्यादा क्रेडिट नहीं करना। अब गेन है तो 7वीं एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देना है आपको। लो भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका हो गया डेबिट 50,000 रुपए से, और आपके दोनों ही पार्टनर्स में ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समोसाज कैपिटल अकाउंट और कचौड़ीज कैपिटल अकाउंट। ये गेन जो हुआ है रिवैल्यूएशन पर, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 30,000 और 20,000। बीइंग द गेन ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। मैं आपको बता दूं, अगर तो जर्नल एंट्रीज आएंगी तो बस इतना करने पर आपके 6 नंबर पक्के हो चुके हैं। पर मैंने इस क्वेश्चन के अंदर बोला कि भैया जर्नल एंट्रीज भी करनी है, क्योंकि मैं अभी तो हम तो घर में पढ़ाई कर रहे हैं अभी, है ना। तो इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज भी करनी है, रिवैल्यूएशन का अकाउंट लेजर में भी बनाना है, और इवन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं, और इवन चेंज होने के बाद, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के बाद वाली बैलेंस शीट भी बनानी है। तो मजा आएगा। आओ भाई, देखो भाई, फॉर्मेट्स में घर से बना के लाया हूं। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर हो गए आपके पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये हो गया आपका अमाउंट, डेबिट, अगेन पर्टिकुलर्स, और ये हो गया आपका अमाउंट, और ये हो गया आपका क्रेडिट। ठीक है, ये रहा मेरा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स का फॉर्मेट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, अकाउंट्स। यहां आ गए आपके पर्टिकुलर्स। एक फॉर्मेट तो तमीज से बना ही सकता हूं मैं आपके लिए। एक कॉलम हो गया समोसे के लिए, कंबाइंड बना रहा हूं। ठीक है, बताया था ना फंडामेंटल वाले चैप्टर में। ऐसे ही यहां पर भी पर्टिकुलर्स। ये कॉलम हो गया समोसे का, ये कॉलम हो गया कचौड़ी का। एक लास्ट फॉर्मेट बेटा बैलेंस शीट का बनेगा। देखो इन्होंने रेशो चेंज किस दिन करा है? इन्होंने रेशो चेंज करा है जी 1 अप्रैल 2026 को। ठीक है ना, तो उससे एक दिन पहले की बैलेंस शीट थी 31 मार्च वाली, और अब जो बैलेंस शीट आप बनाओगे उस पर डेट आएगी 1 अप्रैल 2026। तो आपको लिखना है एज एट 1 अप्रैल 2026, और ये क्या बना रहे हैं हम? बैलेंस शीट। अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट और लायबिलिटीज। अब देखना आराम आराम से काम हो जाएंगे। अगर आपको अपना काम आसान बनाना है तो आप वो सीरियल मत भूलना, 3 टुकड़े जो 3 विभाजन होना है वो मत भूलना। क्या था? कॉम्पनसेशन, ओल्ड आइटम, रिवैल्यूएशन। सबसे पहले कॉम्पनसेशन, गेनर से लेकर सैक्रिफाइजर को देना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आओ, पहले इनकी इनिशियल कैपिटल तो लिख दो जो ऑलरेडी थी, वो इधर आएगी बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर समोसा और कचौड़ी, इन दोनों की जो कैपिटल ऑलरेडी मौजूद थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो थी 1.5 और 2.5। ठीक है ना, समोसा और कचौड़ी है, यहां पर ए और बी नाम नहीं आएगा। ठीक है, एस और के आ जाएगा। 1.5 और 2.5 इनकी कैपिटल थी। आइए जरा लिख देते हैं 1.5 लाख और 2.5 लाख। अब आप अपना काम करो। कॉम्पनसेशन किसने किसको दी थी? कचौड़ी ने समोसे को। ये देख लो आप, फर्स्ट जर्नल एंट्री चीख चीख के कह रही है। कचौड़ी ने समोसे को दिया 10,000, यानी कचौड़ी डेबिट और समोसा क्रेडिट। तो भैया क्या करना है, ध्यान से देखना। समोसे को पैसा मिलेगा तो क्रेडिट साइड आएगा समोसे के कॉलम में, यहां नहीं आएगा। और कचौड़ी का कटेगा पैसा तो कचौड़ी में डेबिट साइड आएगा 10,000 रुपए। अब कचौड़ी से 10,000 रुपए कट के कहां जा रहे हैं? समोसे के पास, तो टू एस का कैपिटल अकाउंट। और समोसे के पास ये 10,000 कहां से आ रहे हैं? कचौड़ी से, तो बाय केस कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गई बात? पहला काम कंप्लीट हो गया, कॉम्पनसेशन। दूसरा काम क्या था? ओल्ड आइटम्स। सर ओल्ड आइटम्स को आपने बांट बूट के खत्म कर दिया है ना, लेकिन जनरल एंट्रीज भी तो देख लो आप अपनी। ओल्ड आइटम आपने जब बांटा, जैसे गुडविल को आपने राइट ऑफ करा, तो समोसा और कचौड़ी दोनों डेबिट नहीं होते हुए दिख रहे। तो मैं आपको बता दूं, ओल्ड आइटम्स के केस में जब आप ओल्ड आइटम्स पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जो इनको मिलने वाले आइटम्स हैं वो आएंगे क्रेडिट साइड, और जो राइट ऑफ होने वाले आइटम्स हैं जैसे गुडविल, पुराना लॉस, पुराना सस्पेंस, वो आएगा डेबिट साइड। आपने पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करा तो आप लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, और दोनों को ही झेलना पड़ गया, 30,000 और 20,000। ठीक है, 30,000 और 20,000।
और यही नहीं और भी चीजें थी, मैं आपको बताऊं। जैसे जब आपने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व तो चलो क्लेम में ही कन्वर्ट हो गया, पार्टनर्स को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, ठीक है ना। और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, ये पूरा पूरा सूखा सूखा बच गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ने घाटा नहीं दिया, फायदा दे दिया। तो ये रिजर्व पार्टनर्स को मिलेगा 36-24। अब अगेन ये क्या कर दिया मैंने, अब अगेन रिजर्व है, मिलने वाली चीज है, पार्टनर्स को मिलने वाली चीज है 36-24, तो वो इधर आएगा क्रेडिट साइड। समझ रहे हो? ये मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि बेटा ये कैपिटल अकाउंट है। जब जब फायदा होगा तब तब कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट साइड। जब जब नुकसान होगा कैपिटल घटेगी, डेबिट साइड। ये 36-24 क्या मिल रहा है इनको, IFR। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। इसके बाद सर और चीजें पार्टनर्स को जो मिलेंगी वो अब सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट के जरिए मिलेंगी, क्योंकि इसके बाद आपने क्या करा, आपने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्लेम में दे दिया, रिजर्व पार्टनर्स को दे दिया, और यहां पार्टनर्स का नाम नहीं है, समझ रहे, यहां पार्टनर्स का नाम नहीं है। फिर सीधा रिवैल्यूएशन का जो नेट फायदा है वो पार्टनर्स को मिला था 30 और 20, 30 और 20, ठीक है ना। तो ये रिवैल्यूएशन का सारा निचोड़ है इसके अंदर, 30 और 20 के अंदर, है ना। इसमें लैंड, मशीनरी, क्रेडिटर सबकी बातें हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम का भी बात है। तो 30 और 20 इनको मिल रहा है, तो अगेन क्रेडिट साइड 30-20। ये कहां से आया है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से आया है, गेन है ना ये, रिवैल्यूएशन अकाउंट से आया है। आपने कॉम्पनसेशन पे काम कर लिया, आपने ओल्ड आइटम्स पे काम कर लिया, अब रिवैल्यूएशन का जो गेन आपने लिख दिया यहां पर, तो उसको कंसीडर भी तो करो सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर भी तो शो करो, क्योंकि आपकी जर्नल एंट्रीज खुद रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम ले रही हैं। यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, देखो 20,000 रुपए से है, यहां आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, फिर दोबारा डेबिट हो रहा है। तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट किस पैटर्न पे बनता है, ये आपके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट है। जब जब फायदे होंगे क्रेडिट हो जाएगा, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, नुकसान होंगे डेबिट हो जाएगा। फायदा कब हुआ था, जब लैंड बढ़ा था, तो बाय लैंड अकाउंट। फायदा कब हुआ था, जब क्रेडिटर मरा था, तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। हमेशा जरूरी नहीं है क्रेडिटर के मरने पर ही पैसा बचेगा, कई बार क्रेडिटर अपना पैसा छोड़ भी देते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं। तो लैंड के बढ़ने से हमारे पास 20,000 रुपए आए थे आई गेस, और क्रेडिटर के मरने से 10,000 रुपए का फायदा हुआ था। नुकसान क्या था, नुकसान था कि भैया हमारी मशीनरी कम हो गई थी, और नुकसान क्या था कि भैया क्लेम के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ गया था। तो टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, राइट, रिजर्व नहीं आएगा यहां पर कभी भी, है ना जी। तो भैया इन्वेस्टमेंट भी बड़ी थी, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट 50, लैंड 20, क्रेडिटर 10, इन्वेस्टमेंट भी बड़ी थी हमारी, तो वो भी क्रेडिट साइड आ जाएगा 50,000 रुपए से, ठीक है सर। और मशीनरी और क्लेम में कितना पैसा नुकसान में चला गया, मशीनरी में 10, और तुम्हारा भगवान भला करे क्लेम में 20, मशीनरी में 10, क्लेम में 20। सर ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि बेटा कई बार आता है जर्नल एंट्री करनी नहीं है, डायरेक्ट लेजर्स बनाने हैं, तो बनाने आने चाहिए। बताओ क्रेडिट साइड बड़ी है कि डेबिट साइड, ऑफ कोर्स क्रेडिट। टोटल कितना है, 80,000, डबल क्लोजिंग। यहां का टोटल 80 नहीं है ना, बट बड़ी साइड का तो है, तो यहां भी लिख दो 80,000। अब 80 में से आपने ये सब माइनस करा 30, तो 50,000 जो बचा वो गेन है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी, और गेन पार्टनर्स में बांटा भी था आपने लास्ट जर्नल एंट्री, तो वो यहां लिखना है, टू गेन ट्रांसफर्ड टू समोसाज कैपिटल अकाउंट एंड कचौड़ीज कैपिटल अकाउंट, 30,000 एंड 20,000, एंड टोटल हो गया 50,000। खत्म हो गया, रिवॉल्यूशन अकाउंट मैच हो गया, दोनों तरफ बराबर बराबर। और ये जो गेन है 30-20, ये हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो खैर ऑलरेडी डाल चुके हैं। अब क्या करना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट बेटा क्लोज हो चुका है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट की तरफ पलट के देखना नहीं है, अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है कि इनके कैपिटल अकाउंट में क्या स्थिति चल रही है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आपका भगवान भला करे 30 और 20 50, 2 लाख और 16,000, 2 लाख और 26,000 आई गेस, 30 20 50, 2 लाख और, ठीक है हाँ, 2,16,000। यहां पर कितना आ रहा है भाई, यहां पर आ रहा है 2,94,000। अब इसमें से जो इनके डेबिट साइड है उसको माइनस करना है, और इनकी कितनी कैपिटल बची है उसको लिख देना है। तो भैया यहां पर हमारा जो था
226 है यार, 216 क्यों लिखा है मैंने? 226 में से माइनस कर देना आपको 30,000, तो 196 कैपिटल बची है। इसकी जो कैपिटल बची है 196 वो यहां लिख दो, ठीक है। और उधर 294 माइनस 30 इज 264, उसे यहां लिख दो। सर ये इनकी बची हुई कैपिटल्स हैं, इसको लिखना होता है बैलेंस सीडी के नाम से, तो टू बैलेंस सीडी यानी कैरिड डाउन। इसी के साथ आपका इधर का टोटल आ गया 226 और इधर का टोटल आ गया 294। बस अब आपको यहां पर डबल क्लोजिंग कर देनी है, इस तरह से डबल क्लोजिंग हो गई, खत्म हो गई बात, ठीक है ना। अब आपके सामने आती है बैलेंस शीट, जो कि अगर मैच हो जाए तो मजे आ जाए। सर बैलेंस शीट में सारी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू आएगी नई वाली, कैपिटल की भी वैल्यू नई वाली। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे भूलते हैं, क्लेम डालना भूल जाते हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम आपने पे नहीं कर दिया, सिर्फ वो लायबिलिटी जनरेट करी आपने, तो क्लेम यहां पर आएगा लायबिलिटी साइड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम के नाम से। सबसे पहले इसी का कलेश लिख दो। तो हमारा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 70,000 रुपए था, तो भैया फटाफट जाके बैलेंस शीट में लिख दो 70,000 रुपए, ठीक है ना। और यहां पर सारी एसेट्स लायबिलिटीज की नई वैल्यू आएगी, लैंड की नई वैल्यू, इन्वेस्टमेंट्स की नई वैल्यू, मशीनरी की नई वाली वैल्यू, ठीक है सर। तो लैंड, इन्वेस्टमेंट और मशीनरी की नई वैल्यू क्या है भाई? सर इन्वेस्टमेंट 1.5 है, लैंड 10% से बड़ा है, तो लैंड जो है वो 220 हो चुका है और मशीनरी 90 हो चुकी है, ठीक है सर। तो लैंड हो चुका है 220, इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 1.5 और मशीनरी 1 माइनस 10 यानी 90,000 रुपए। सर क्रेडिटर्स ने 10,000 रुपए छोड़ दिए, क्योंकि एक क्रेडिटर था 10,000 रुपए वाला, उसकी डेथ हो गई, तो यहां सन्ड्री क्रेडिटर्स की जो वैल्यू आएगी वो 10,000 रुपए कम आएगी पुरानी बैलेंस शीट के हिसाब से। तो भैया पुरानी बैलेंस शीट में हमारे क्रेडिटर 90 के थे, यहां 80 के आ जाएंगे, ठीक है ना। बैंक बैलेंस सेम टू सेम आएगा 1.5 लाख, ठीक है जी। यहां क्रेडिटर आ जाएंगे 80, बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं था, तो वो एज इट इज आ जाएगा 1.5 लाख रुपए, ठीक है मालिक। और यहां पर पार्टनर्स की जो कैपिटल्स आएंगी वो अब आएंगी नई वाली, समोसा और कचौड़ी की नई वाली कैपिटल्स कितनी थी भाई? 196 और 264, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 और 0 और 9 6 15 और 1 16 60 और 4,60,000 रुपए, ठीक है बेटा। एक बार चेक कर लेते हैं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे, हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे, ठीक है। ये वाली गुडविल बैलेंस शीट में कभी नहीं जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ कॉम्पनसेशन के लिए काम में आती है। मार्केट वैल्यू हमने डाल दी, क्रेडिटर डाल दिए, लैंड मशीनरी भी डाल दी और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम भी डाल दिया। और ओल्ड गुडविल अब नहीं आ सकती, क्योंकि उसे आप राइट ऑफ कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है ना। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट के खत्म कर चुके हो, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। क्रेडिटर हमने डाल दिया है और सारी चीज हमने डाली दी है। चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है भाई। सो बैलेंस शीट को जरा मैच करवाते हैं। ये हुआ हमारा 460 प्लस 80,000 एंड 70,000, 6,10,000 रुपए। और यहां पर हमारा हुआ 220, 150, 90 एंड 150, 6,10,000 रुपए। तो भैया बैलेंस शीट में दोनों साइड्स का टोटल आ चुका है 6,10,000 एंड 6,10,000। तो अब जाके आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो यहां तक का तो सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सिर्फ 10 मिनट और लूंगा, और जो सच में ही अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन मेरे को गलत नहीं करवाना अपना, मैं बना ही नहीं हूं 60 70 80% के लिए, ठीक है ना, तो वो इस वीडियो को भी बंद ना करें। वैसे तो ये चैप्टर जो है वो 90% ओवर है, पर एक 10% की जो चीज है वो अपने ऊपर चैलेंज लो ना, कि यार मुझे कैसे नहीं समझ में आएगा, जब बड़ा भाई समझा रहा है तो आएगा समझ में। आओ देखो जरा, अब एक नया टॉपिक है, ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड आइटम्स व्हेन द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू चेंज या ऑल्टर द बुक वैल्यू, या फिर पार्टनर्स वांट टू शो द आइटम्स एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू,
या फिर पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ द ओल्ड आइटम्स। मतलब मैं बताता हूं, सर हमारे पास एक जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है और उस जनरल रिजर्व की वैल्यू है 50,000 रुपए। आज के रेशो के हिसाब से वो 30 और 20 मिल जाना चाहिए पार्टनर्स को, है ना। अगर 50,000 रुपए है और आज का रेशो 3:2 है, तो 30 और 20 करके मिल जाना चाहिए वो ए और बी को, क्योंकि फ्यूचर में रेशो इक्वल हो जाएगा। तो फिर ये आइटम जो है वो फ्यूचर में बांटोगे तो फिर 25-25 मिलेगा दोनों को, है ना। ओल्ड रेशो इनकी क्या है पार्टनर्स की, 3:2। न्यू रेशो चेंज होने जा रही है 1:1। तभी तो हम कहते हैं कि पुराना कोई आइटम है तो पुरानी रेशो में बांटो या राइट ऑफ करो। 30 तू पकड़, 20 तू पकड़, क्योंकि आज नहीं बांटोगे, 4 साल बाद बांटोगे तो रेशो चेंज हो चुकी होगी और उस वक्त आपकी रेशो क्या होगी, इक्वल। तो फिर 25-25 मिलेंगे दोनों को, तो ए को घाटा हो जाएगा। उसके 30 बनते हैं लेकिन मिलेंगे उसको 25 फ्यूचर में अगर आप बांटोगे तो। इसलिए हम पार्टनर्स को राय देते हैं कि आज ही अपना आइटम बांट के राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करो। लेकिन पार्टनर्स चाह रहे हैं कि इतनी सुंदर गुल्लक है, बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पर मौजूद है उसी वैल्यू पर रहने दो। और हम कहते हैं कि भैया ऐसा करने पर यह घाटा हो जाएगा। तो पार्टनर ने हमें एक स्कीम दी कि कोई घाटा नहीं होगा। ए ने कहा कि अगर मैं आज ही बी से 5,000 रुपए ले लूं और जनरल रिजर्व को ना बांटूं। ए ने कहा कि आज ही अगर मैं बी से 5,000 रुपए ले लूं और जनरल रिजर्व को ना बांटूं, तब तो काम बन जाएगा ना। आज ही मैं बी से 5,000 रुपए ले लेता हूं और अपनी जेब में डाल लेता हूं। अब मुझे फ्यूचर में 30 ना मिलकर 25 भी मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 5,000 पहले भी तो मिल चुका। और फ्यूचर में जब बी को 25 मिलेगा तो वो खुश नहीं होगा क्योंकि वो 5,000 पहले दे चुका है मुझे। तो जब क्वेश्चन में लिखा हो कि पार्टनर्स ओल्ड आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ नहीं करना चाहते, पार्टनर्स ओल्ड आइटम को उनकी एग्जिस्टिंग वैल्यू पर ही रखना चाहते हैं, पार्टनर्स बुक वैल्यू को चेंज या ऑल्टर नहीं करना चाहते, तो उस केस में आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है जो अभी ए और बी के बीच हुई थी। पूरा 50,000 नहीं, सिर्फ उतना जितना जरूरत है उतना हमने लेके दे दिया, गेनर से लेकर सैक्रिफाइसर को दे दिया। तो इसको डिटेल में चर्चा करते हैं। सर आपको अगर कभी भी बांटने के लिए मना करा जाए तो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। ओल्ड आइटम्स में कुछ होते हैं क्रेडिट बैलेंसेस जो लाइबिलिटी साइड में पाए जाते हैं, है कि नहीं। अगर उनमें से किसी आइटम को बांटने के लिए मना करा है तो उस आइटम का अमाउंट पकड़ो और गेनर टू सैक्रिफाइसर की एंट्री बनाओ जैसे गुडविल में बनाते थे। अगर किसी डेबिट बैलेंसेस कहां पाए जाते हैं, एसेट साइड में, एग्जांपल गुडविल, पुराना लॉस, सस्पेंस, उसे राइट ऑफ करने के लिए मना किया है तो आइटम को पकड़ो और एंट्री उल्टी कर दो, सैक्रिफाइसर टू गेनर, एडजस्टमेंट एंट्री। और सर 4-6 आइटम्स हैं और सभी को मना कर दिया राइट ऑफ या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो नेट देख लो, नेट क्या बन रहा है मैं समझाता हूं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर पप्पू, लक्की और गुल्लू 3 पार्टनर्स हैं, रेशो इनका 5:3 है। अब इनका रेशो 2:3 होने जा रहा है 1 अप्रैल से। और पुराने आइटम्स पड़े हैं, देखो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ये प्रॉफिट है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पड़ा हुआ है। लिखा है रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। लिखा है सर विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, पॉइंट टू बी नोटेड। आपने जैसे ही जनरल रिजर्व को बांटने की कोशिश करी तो उसकी बुक वैल्यू खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और वो नहीं करना। बुक वैल्यू अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। जनरल रिजर्व बुक्स में उसी वैल्यू पर दिखना चाहिए जिस वैल्यू पर दिख रहा था, यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, राइट ऑफ नहीं करना। तो आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। कहता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, क्लेम नहीं है, और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं है, तो आप सारा का सारा कंसीडर कर सकते हो। अब आइटम मेरे पे बहुत हैं, पर मैं एंट्री वो नहीं बना सकता जो मैंने सिखाई थी थोड़ी देर पहले कि जनरल रिजर्व डेबिट करा, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, आईएफआर डेबिट करा, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, नहीं, मना करा हुआ है। तो एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। सर सबसे पहले आप अपने सारे आइटम्स लिखो, जनरल रिजर्व हो गया, आईएफआर हो गया, डब्ल्यूसीआर हो गया, और पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया। जनरल रिजर्व 1.5, आईएफआर 25, डब्ल्यूसीआर 50, 1.5, आईएफआर 25, डब्ल्यूसीआर 50, और पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 75,000 रुपए। ये सारे इकलौते एक जैसे आइटम्स हैं ना, क्रेडिट वाले आइटम्स हैं, वो दूसरा डेबिट वाला है, तो पहले इनका टोटल कर लो। सर इनका टोटल हुआ 1.5 और 50, 2 लाख और 3 लाख। अब इसमें से जो ऑपोजिट तरह का आइटम था उसे माइनस कर दो, लेस कर दो डेबिट बैलेंस वाला आइटम, जो कि कौन था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट।
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट में कितना पैसा था भाई? 1 लाख रुपए। ये मैंने 1 लाख रुपए कर दिया लेस। तो अब आप मुझे बताओ, जो आपका आंसर आया 2 लाख रुपए, इसमें डेबिट की खुशबू आ रही है क्रेडिट की? अब क्रेडिट आइटम ज्यादा थे ना, ये सारे के सारे जो आइटम तेरे को दिख रहे हैं यहां पर, ये सारे क्या थे? क्रेडिट आइटम्स थे ना। तो ये 2 लाख रुपए क्या है? ये क्रेडिट बैलेंस है, ये नेट क्रेडिट बैलेंस है, ये नेट इफेक्ट है। और नेट इफेक्ट अगर क्रेडिट आता है तो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बताई थी मैंने? क्रेडिट बैलेंसेस वाली, गेनर टू सैक्रिफाइसर। अगर अगर यहां पर ये वाले आइटम ज्यादा होते हैं डेबिट वाले, तो एंट्री उल्टी बनती, सैक्रिफाइसर टू गेनर। आइए गेनर और सैक्रिफाइसर का पता लगा लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है सर, तो पप्पू, लक्की और गुल्लू, गेनर सैक्रिफाइसर का पता लगा लेते हैं। इनके ओल्ड शेयर्स 532 के हिसाब से 5/10, 3/10, 2/10, इसमें से माइनस करने इनके न्यू शेयर्स जो कि 235 के हिसाब से 2/10, 3/10 एंड 5/10। अब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो पप्पू का आता है 3/10, इसका 0 हो जाता है और इसका होता है -3/10, यानी सिर्फ एक बंदा गेन कर रहा है गुल्लू और सिर्फ एक बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है पप्पू। तो मेरा आया है क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि तो क्रेडिट बैलेंस के केस में एंट्री बनती है गेनर टू सैक्रिफाइसर, तो मैं एक एंट्री बनाऊंगा गेनर टू सैक्रिफाइसर की 3/10 के हिसाब से। तो क्या करना है सर? एक एंट्री बनानी है, गुल्लू हो जाएगा डेबिट, गेनर है ना, गुल्लू का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और पप्पू का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अमाउंट कैसे आएगा ध्यान से सुनना। नेट इफेक्ट कितना आया था तुम्हारा? 2 लाख। और गेन या सेक्रीफाइस कितना था भाई? तो वो था सर 3/10। ठीक है सर, ये आ गया 60,000 रुपए। ठीक है, बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। बस एक एंट्री बनेगी इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ एक एंट्री, क्योंकि सारे आइटम्स को बांटने या राइट ऑफ करने के लिए मना किया हुआ था। एक एंट्री बनेगी सर। सर अगर इस क्वेश्चन में एक ही आइटम होता, सपोज सिर्फ जनरल रिजर्व होता और कुछ भी नहीं होता और जनरल रिजर्व को बांटने के लिए मना किया होता, तो भैया जनरल रिजर्व है कौन सा बैलेंस? है तो क्रेडिट बैलेंस ही ना, तब भी एंट्री यही बनती। पर फिर 2 लाख के हिसाब से नहीं बनती, 1.5 लाख के हिसाब से बनती। तो फिर 1.5 लाख को 3/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर पाता क्योंकि वन शॉट वीडियो है। जो बच्चे मेरे से अलग से पढ़ते हैं, मतलब बैच वगैरह में, जहां मेरे पास टाइम लिमिट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहां तो मस्त डिटेलिंग चलती है, बहुत डिटेलिंग चलती है। ऐसी एक टॉपिक है, कई बार पार्टनर्स कहते हैं कि भाई हम रीवैल्यूएशंस को भी कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि लैंड बढ़ रहा है, लैंड बढ़ रहा है, मशीनरी घट रही है, हमें पता है, लेकिन हम फिर भी लैंड और मशीनरी को उनकी ओल्ड वैल्यू पर ही रखना चाहते हैं। पागल हो जाते हैं पार्टनर्स कई बार। तो क्या करना है? तब भी आपको सर यही करना है, आपको करनी है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। उस केस में भी आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम नहीं लेना और किसी भी एसेट को डेबिट मत कर देना। किसी लाइबिलिटी को डेबिट या क्रेडिट, एसेट को डेबिट या क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आपने किसी एसेट को डेबिट करा, बढ़ जाएगी ना वो। तो किसी एसेट को आपने डेबिट करा तो बढ़ जाएगी ना, किसी लाइबिलिटी को अगर क्रेडिट करा तो कम हो जाएगी ना, बढ़ जाएगी ना, मतलब वो भी। तो कहते हैं कि भाई पार्टनर्स बुक वैल्यूज को ऑल्टर नहीं करना चाहते, पार्टनर्स तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को ओल्ड वैल्यू पर ही रखना चाहते हैं, पर वो रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को भी कंसीडर करना चाहते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। तो मैं आपको बता दूं, इस केस में आपको करना क्या है कि आपको बस ये रफली कैलकुलेट करना है, रफली, कि रिवैल्यूएशन का गेन बनेगा या लॉस। एक्चुअल में किसी एसेट को डेबिट क्रेडिट नहीं करना, एक्चुअल में रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन ही नहीं करना, नाम ही नहीं लेना रिवैल्यूएशन अकाउंट का। बस ये चेक करना है कि हमारे जितने भी रिवैल्यूएशन हुए हैं उस पर गेन बन रहा है या लॉस बन रहा है। अगर गेन बन रहा है, एक एंट्री बनेगी गेनर टू सैक्रिफाइसर। अगर लॉस बन रहा है, एक एंट्री बनेगी सैक्रिफाइसर टू गेनर। सर मजा नहीं आया, आ फिर क्वेश्चन कर ले, आजा क्वेश्चन कर ले भाई। ये तेरे सामने क्वेश्चन है। सीता रीता गीता 3 पार्टनर्स, रेशो पुराना ये रहा, नया ये रहा। कह रहा है ये कुछ रिवैल्यूएशन हुए हैं और हमें करनी है एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि जो पार्टनर्स हैं वो वांट करते हैं, चाहते हैं कि भाई एसेट्स और लायबिलिटी एग्जिस्टिंग वैल्यू पर ही रहे, यानी कि वो नई बैलेंस शीट में भी पुरानी वैल्यूज ही दिखाना चाहते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की। मैं आपको बता दूं,
लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 4 आइटम हैं। इन चारों आइटम्स की ये पुरानी वैल्यू थी और ये इनकी रिवाइज्ड वैल्यू है, ठीक है ना। ये पुरानी बुक वैल्यू है इनकी, बीवी, बीवी मतलब बुक वैल्यू, और ये रिवाइज्ड नई वाली वैल्यू है। साफ साफ दिख रहा है लैंड जो है 50,000 से बड़ा है, पर फिर भी वो चाहते हैं कि भाई हम तो लैंड को 50,000 पर ही रखेंगे। पागल हो गए हैं पार्टनर्स। तो आपको रफली कैलकुलेट करना है कि भाई गेन बन रहा है या लॉस बन रहा है, ठीक है ना। देखो भाई, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो है गेन, है ना। कितने रुपए का गेन है ये? 50,000 रुपए का। और कोई गेन है मालिक? प्लांट एंड मशीनरी में तो चलो घाटा है, क्रेडिटर कम हो रहे हैं 5,000 रुपए से, 5,000 रुपए से क्रेडिटर कम हो रहे हैं। तो 5,000 रुपए से अगर क्रेडिटर कम हो रहे हैं आपके, तो ये फायदा है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। ठीक है जी, ये भी एक फायदा है। और कोई फायदा है क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो बढ़ रहे हैं ना जी ना, बाकी दोनों नुकसान है। तो आपका जो टोटल फायदा है वो हो गया जी 55,000 रुपए। इसमें से आप लेस कर दो अपने नुकसानों को। नुकसान जैसे कि डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी, डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी, और इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लाइबिलिटी होते हैं बेटा, बताया था 11th में। सर प्लांट एंड मशीनरी में डिक्रीज कितना हो रहा है? 10,000 रुपए का, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में इंक्रीज 15,000 रुपए का। ये 10 और ये 15, टोटल 25, माइनस करोगे तो आंसर आएगा 30,000 रुपए। सर ये 30,000 रुपए नेट गेन बन रहा है, बोलो हाँ या ना। ये 30,000 रुपए क्या बन रहा है? नेट गेन। और अगर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो नेट गेन के केस में वो क्या बनती है? गेनर टू सैक्रिफाइजर। तो गेनर और सैक्रिफाइजर का पता लगाओ। तो इस क्वेश्चन के अंदर बीच वाला बंदा तो देखो कुछ भी नहीं कर रहा है ना। सीता जो है वो बेचारी सैक्रिफाइस कर रही है, कितना? 3/10 का, दिख रहा है ना, 5/10 माइनस 2/10, 3/10 का सैक्रिफाइस हो रहा है सीता को, और 3/10 का ही गेन हो रहा है गीता को, है ना। तो गेनर गीता है, सैक्रिफाइजर सीता है। गेनर गीता है, सैक्रिफाइजर सीता है। तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, गीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीताज कैपिटल अकाउंट। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं ना, तो उसमें आपकी बुद्धि चेक होती है, आपकी मजदूरी चेक नहीं होती। ऐसे क्वेश्चन में आपको मजदूरी नहीं करनी, सोचो एक एंट्री करनी है ना, रिवोल्यूशन अकाउंट का डब्बा बनाना ना कुछ करना, एक एंट्री में काम खत्म। अब देखो गेनर डेबिट और सैक्रिफाइजर क्रेडिट, क्यों? क्योंकि नेट गेन हुआ था, लेकिन किस हिसाब से होगा काम? तो भैया नेट गेन कितने का हुआ था? 30,000 रुपए का, और उसको 3/10 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया भाई? ठीक है, 9,000 रुपए। 9,000 रुपए गीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीताज कैपिटल अकाउंट, 9,000 9,000 बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। भैया ये था एक वन शॉट वीडियो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के ऊपर। कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरे चैप्टर में जितनी पॉसिबल बातें हैं, जितने पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे इस वीडियो के अंदर उतारने की कोशिश करिए। अब हां, डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं तो भैया 1,00,000 जनरल एंट्रीज बन सकती हैं, तो उतना फिर वन शॉट में पॉसिबल नहीं होता। बाकी लाइव सेशंस वगैरह चलते रहते हैं। तो ये था भैया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का एक धमाकेदार वन शॉट मेरी तरफ से। आप पूरे यूट्यूब पर देख लेना, ये कंटेंट तो आपको नहीं मिलेगा। ये घमंड नहीं है, ये घमंड नहीं है, ये उन गुरुओं का आशीर्वाद है जिन्होंने मुझे सिखाया है, जो मुझे आज भी सिखाते हैं। ठीक है ना, भाई आया सिखा के जाएगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना होता है वो आप सब लोगों को पता ही है। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट्स में मुझे जरूर बता देना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद।